बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. मैं बेसिकली एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैंने अपने पैशन और शौक की वजह से एजुकेशन के सेक्टर को चूज किया है एज माय प्रोफेशन यू कैन से। मैं पाकिस्तान की 2 बिग ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज सीक एंड स्टेप इनका फाउंडर हूँ, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा पाकिस्तान नंबर 1 और लीडिंग जो एड टेक कंपनी है दैट इज topgrade.pk, वन ऑफ इट्स ओन काइंड, मैं उसका फाउंडर और करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हूँ। और मैं तकरीबन 10 साल से प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ओवरऑल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ और उनको हेल्प कर रहा हूँ सो एज टू बिल्ड देयर ब्राइट और रादर ब्राइटर करियर्स, यू नो, राइट। सो तकरीबन 10 साल से मैं सक्सेस कोच हूँ और स्टूडेंट एनेबलर हूँ, खास तौर पे प्री मेडिकल, एफएससी प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले कि मैं आज एक इंतहाई अहम पॉइंट के साथ अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करूं, आई वुड लाइक टू गिव फ्यू सजेशंस सो एज टू बेस्ट यूटिलाइज आवर टुडेज डिस्कशन। अगर आपने आज की मेरी जो डिस्कशन है इसको बेस्ट यूटिलाइज करना है, ये मैं कुछ तजावीज़ आपको दे रहा हूँ, इन तजावीज़ पे आप अमल दरामद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजायर टू लर्न एंड करेज टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। अगर आपने अब से ऑनवर्ड्स इस वेबिनार को अटेंड करना है, इस सेशन में बैठना है, आप सीखने की ख्वाहिश लेके बैठे और आपके अंदर ये जज्बा भी होना चाहिए कि आपने खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। एंड सेकेंडली, आप ये भी कोशिश करना कि जो की पॉइंट्स मैं आपको दूंगा जो आपके लिए खास तौर पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट होंगे, आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन भी करें फॉर रिवीजन, या इवन आप जो मेरी स्लाइड्स हैं डिफरेंट उनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। सो मैं सजेस्ट तो यही करूंगा कि आप एक कॉपी पेंसिल भी साथ लेके बैठें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बताऊंगा आप उन्हें नोट करें, बाद में रिवाइज करें और उनसे फिर फायदा उठाएं। क्योंकि हमारा जो एक बहुत बड़ा मसला है वो बेइल्मी नहीं बल्कि बेअमली होती है। तो हम जो कुछ जानते हैं उसे चूंकि अपनी जिंदगियों में उस तरह से अप्लाई नहीं करते, तो इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, right? So that's why I would also suggest you to think for the application side by side, कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँगा आप साथ साथ ही ये सोचेंगे कि आपने इन बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करना। दिस इज ऑल्सो इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट, राइट? क्योंकि आपकी जो सोचने की रफ्तार है मेरी बोलने की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है। सो यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग और आपने साइड बाय साइड एप्लीकेशन के लिए भी सोचना है। और उसके बाद फिर लास्ट जो सजेशन यू सीन हियर मैं आपको देना चाहूंगा दैट इज इंटरेक्ट विद मी एंड बी ऑनेस्ट, राइट? आपको प्रिटेंड करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, जस्ट बी योरसेल्फ। अगर मैं कोई भी बात आपसे पूछता हूँ तो आप मुझे जूम के चैट रूम में उस चीज को उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे, राइट? सो चैट रूम के अंदर ही आप मुझे रिस्पॉन्ड करें और जो भी ऑनेस्ट आपका ओपिनियन है बस मुझे आप वही दीजिएगा, राइट? इससे इंशाल्लाह मैं आपके लिए बेस्ट हेल्प साबित हो सकूंगा। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू क्विकली समराइज। एक तो सीखने और खुद को बदलने की ख्वाहिश लेके बैठे, की पॉइंट्स को रिवीजन के लिए नोट करें और साइड बाय साइड एप्लीकेशन के लिए देखें और इसके अलावा मेरे साथ इंटरेक्ट करें। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक बहुत अहम फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जिसकी वजह से मैंने ये आज का वेबिनार अरेंज किया है। क्या आप जानते हैं कि 85% लोग, यानी कि 100 में से 85 लोग वो अपनी वर्क प्लेस पे सेटिस्फाइड नहीं होते, बावजूद इसके कि वो ऐसी जॉब्स कर रहे होते हैं या ऐसी वर्क प्लेसेस पे होते हैं जो कि ड्रीम ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल होता है, स्टिल वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते, राइट? से एक इंडिविजुअल है, वो डॉक्टर बन गया, वो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहा है, लेकिन स्टिल वो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं, वो अपनी लाइफ के अंदर हैप्पी नहीं, राइट? सो इसी तरीके से बहुत सारे
लोग डिफरेंट इंजीनियर्स हैं या आईटी प्रोफेशनल्स हैं या डिफरेंट बिजनेसमैन हैं जो कि अपनी लाइफ से उस तरीके से हैप्पी नहीं होते। सो 85% जो पीपल हैं दे आर अनसेटिस्फाइड एट वर्क। और सिर्फ अब ये अंदाजा लगाएं कि 100 में से 15 लोग मुतमईन होते हैं अपने काम से, अपनी वर्क प्लेस से, अपने जॉब से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उन्होंने करियर को चूज नहीं किया, बल्कि करियर ने उनको चूज किया होगा। जस्ट आप कह लें कि हवा का रुख या उनके जो सर्कमस्टेंसेस का रुख उनको जिस डायरेक्शन में ले जाता है, बस वो उधर को बह जाते हैं। उन्होंने खुद से किसी हिकमत अमली के तहत, किसी स्ट्रेटजी के तहत किसी पर्टिकुलर करियर को चूज नहीं किया होता। सो दे डिड नॉट चूज करियर, रादर करियर ने उन्हें चूज किया होगा, राइट? सो इसीलिए चूंकि अब जो वर्क है और जो पर्सन है इनकी आपस में अच्छी मैच मेकिंग नहीं है, इसीलिए जो रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल है वो डिससेटिस्फाइड रहता है या अनसेटिस्फाइड रहता है एट वर्क प्लेस। सो आप कल को ऐसे इंडिविजुअल ना बने जो कि वर्क प्लेस पे डिससेटिस्फाइड रहे, इसलिए मैंने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। आज का वेबिनार मैंने इसलिए ऑर्गेनाइज किया। सो मैं आपको इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर बताऊंगा कि आपने अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाना, कि किस तरह से आप अब से ऑनवर्ड्स प्रोसीड करेंगे कि आप फ्यूचर में एक्स्ट्राऑर्डिनरीली सक्सेसफुल होंगे। मैंने यहाँ पे वर्ड फ्यूचर का इसलिए यूज किया है क्योंकि राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम अभी आप इस वक्त इंजीनियर बने नहीं। तो जब आपने 4 साल 5 साल के बाद इंजीनियर बनना है, उस वक्त तक दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी होगी। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होना है कि लास्ट 1 डेकेड में, आखिरी 10 साल में ये दुनिया इतनी तब्दील हुई है कि उससे पहले 100 साल में भी इतनी तब्दील नहीं हुई। और आने वाले शायद 2-2.5 साल में जिंदगी इतनी तब्दील हो जाएगी कि ये ओवरऑल पिछले 100-150 साल के अंदर कलेक्टिवली उतनी जिंदगी चेंज नहीं हुई होगी। सो वी आर लिविंग इन द एक्सपोनेंशियल टाइम्स, जहां पे जो तब्दीली है इस दुनिया के अंदर वो बहुत ही तेजी के साथ रूनुमा हो रही है, राइट? तो इसीलिए मैंने वर्ड प्रेजेंट प्रूफ का नहीं बल्कि फ्यूचर प्रूफ का यूज किया है कि आपने कि मुस्तकबिल में जाके आप किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट, इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। सबसे पहले नंबर पे जो मैं टिप आपको देना चाहूंगा वो ये है कि डिस्कवर योर पर्सनैलिटी टाइप एंड नो योरसेल्फ मोर। अपनी पर्सनैलिटी टाइप को डिस्कवर करें और खुद के बारे में मजीद जानें। इट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट टू नो योरसेल्फ। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वो करियर की चॉइस इसलिए रॉन्ग बनाते हैं क्योंकि वो खुद को ही नहीं जानते होते। सो खुद शनासी जो है, अपने आप को समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप अपने आप को कैसे समझेंगे, इसके हवाले से भी मैं आपको बेसिक एक फ्रेमवर्क दे देता हूं, और इस फ्रेमवर्क को यूज करते हुए वर्किंग आपने खुद करनी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं स्क्रीन के इस पार बैठा बगैर आपके साथ लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन किए 1 to 1 मैं एग्जैक्टली आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, राइट? लेकिन मैं आपको ये जरूर गाइड कर सकता हूं कि इस तरीके से आप खुद को समझें और समझ के उसके मुताबिक अपने फ्यूचर के डिसीजंस बनाएं। सो इसमें 4 बुनियादी क्वेश्चंस हैं जो कि आपने खुद से पूछने हैं अपने आप को समझने के लिए। सो इन 4 सवालों के बाद आप 4 अल्फाज में खुद को डिफाइन कर पाएंगे। इन 4 सवालों के आंसर्स के बाद आप 4 अल्फाज में खुद को डिफाइन कर पाएंगे, और वो जो चारों अल्फाज हैं वो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। सो उस डिस्क्रिप्शन की मदद से अब आप बहुत सारी चीजें खुद के बारे में जान पाएंगे। अच्छा, ये चीज मेरे बारे में ऐसे है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आप खुद से पूछेंगे वो ये है कि क्या आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट का क्या मतलब है? अब देखें आप, इसमें ये एक टेबल की मदद से मैंने एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट को डिफरेंशिएट कराया है। तो इसमें आप देखें कि जो इंट्रोवर्ट्स हैं दे एंजॉय स्पेंडिंग टाइम अलोन, और ये बोलने से पहले और एक्ट करने से पहले सोचते भी हैं, और ये ज्यादा रिजर्व लोग होते हैं, और ये इंडिपेंडेंटली अकेले काम करना प्रेफर करते हैं। और इसके मुकाबले में जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं दे गेन एनर्जी इन सोशल सिचुएशंस।
सो जब ये पब्लिक इंटरेक्शन करते हैं उसमें ये ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और ये रिलेटिवली क्विकर डिसीजंस बनाते हैं एंड ये आउटगोइंग और एंथुसियास्टिक होते हैं एंड इनके अंदर टीम वर्क की स्पिरिट ज्यादा होती है। सो अब देखें कि ये एक बिग क्वेश्चन है आपके खुद के लिए कि आप इस वक्त डिफाइन करें कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। जस्ट बी ऑनेस्ट। इसमें से मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में से कोई भी सुपीरियर नहीं है। बोथ आर इक्वली गुड बट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। बोथ आर डिफरेंटली स्मार्ट। दोनों स्मार्ट होते हैं लेकिन डिफरेंटली स्मार्ट होते हैं। सो आप अपने आप को सही से डिफाइन करें। सो इस डिस्कशन को देखते हुए या जो मैंने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट को डिफाइन किया है इसको देखते हुए आप खुद को डिफाइन कर लें, अभी लिख लें बल्कि अपने पास कि आप इंट्रोवर्ट हैं कि एक्सट्रोवर्ट हैं। एंड पे मैं आपसे डिस्क्रिप्शन आपकी मांगूंगा अभी Zoom के चैट रूम के अंदर, फिर मैं शायद आपको कुछ मजीद इनपुट्स भी दूंगा आपके बारे में। सो इसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में से पहले डिसीजन मेकिंग आपने कर ली कि जैसे मैं पर्सनली क्या हूं, मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, राइट। सो मैं अलग थलग रहने की बजाय मैं पब्लिक डीलिंग के अंदर ज्यादा अपने आप को हैप्पी भी फील करता हूं और सो व्हेन आई एम इन पब्लिक तो उस वक्त मैं मोर एनर्जेटिक मोर एंथुसियास्टिक भी होता हूं। सो आपकी पर्सनालिटी टाइप क्या है ये आप नोट डाउन कर लें अपने पास। ओके उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे आपने खुद से जो क्वेश्चन पूछना है वो ये है कि आप सेंसर हैं या इंट्यूटिव। सो सेंसर हैं आप या इंट्यूटिव, राइट। सो ये दूसरा पैरामीटर है अपनी पर्सनैलिटी को जज करने का। सेंसर से क्या मुराद है? सेंसर वो लोग होते हैं जो कि ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो कि कॉन्क्रीट हो, राइट, और बेस्ड एंड वेयर पॉसिबल ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। सो ये कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन और खास तौर पे अपने जाती तजुर्बे के साथ इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, right? And they feel insecure and stressed if they consider to be important. They consider to be important facts or details are absent. ठीक है कि अगर इनको लगे कि यार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या डिटेल्स एब्सेंट है तो ये बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं और इसके अलावा ये प्रेजेंट में रहना पसंद करते हैं, राइट। सेंसर जो होते हैं इसके मुकाबले में जो इंट्यूटिव पीपल होते हैं ये बिगर पिक्चर को देखते हैं, राइट, एंड ये बहुत ज्यादा डिटेल्स के अंदर जाना चाहते हैं। ये मोर अटेंशन टू डिटेल होते हैं, राइट। ये कोई भी इनके साथ बात करेंगे बहुत ज्यादा उसकी बारीकी में जाने की कोशिश करते हैं, राइट। और लेकिन अगर अनड्यू अगर इनको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाए तो उससे ये बोर भी हो जाते हैं, राइट। और इसके अलावा ये फ्यूचर में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ये अपने आइडियाज को, ड्रीम्स को, विजन वगैरह को बहुत ज्यादा परस्यू करते हैं, राइट। सो इंट्यूटिव। सो आप सेंसर हैं या इंट्यूटिव? आप हाल में रहना पसंद करते हैं या आप मुस्तकबिल की तैयारी करने के ऊपर या मुस्तकबिल के बारे में ज्यादा आप सोचते हैं, राइट। या सो अगर आप हाल में ज्यादा रहना पसंद करते हैं और खुद से तहकीक करके सही इंफॉर्मेशन तक पहुंचना पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सेंसर हैं। अदरवाइज आप इंट्यूटिव हैं यानी कि आप फ्यूचर की तैयारी ज्यादा करते हैं, ज्यादा आपका टाइम जो है वो फ्यूचर की तैयारी के अंदर गुजरता है और आप बहुत ज्यादा अगर आपको ओवर माइन्यूट डिटेल्स दी जाए उससे आप बोर भी हो जाते हैं और आप हमेशा बिगर पिक्चर को देखते हुए चलते हैं। ऑलराइट, सो आप सेंसर हैं या इंट्यूटिव हैं ये भी आप अभी से डिफाइन कर लीजिए। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है, थर्ड क्वेश्चन आपने अपने आप से ये पूछना है कि आप थिंकर हैं या फीलर हैं, राइट। सो थिंकर और फीलर में क्या डिफरेंस होता है? अब देखिए जो थिंकर है, थिंकर व्हेन फेस्ड विद अ डिसीजन और चॉइस, द थिंकर ऑटोमेटिकली फोकसेस ऑन फैक्ट्स एंड अप्लाइज लॉजिक टू द सिचुएशन। तो जो थिंकर्स होते हैं ये मोर लॉजिकल होते हैं और जो फीलर होते हैं ये मोर इमोशनल होते हैं। सो थिंकर लॉजिक की बेस पे और इमोशनल पीपल जो फीलर्स हैं ये इमोशंस की बेस पे डिसीजंस बनाते हैं। सो बाकी लंबी चौड़ी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही पे आप डिसाइड कर लें कि आप ज्यादातर अपनी लाइफ के अंदर जो डिसीजंस बनाते हैं वो सोच विचार करके हकायक की बेस पे डिसीजंस बनाते हैं या बस जो आप फील करते हैं, जो आप महसूस करते हैं या अपने इमोशंस की बेस पे आप डिसीजंस बनाते हैं। सो थिंकर हैं आप या आप एक फीलर हैं या आपने खुद से डिसाइड करना, राइट। ओके, उसके बाद फिर या इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मजीद इसको पढ़ के आप खुद के लिए डिसाइड भी कर सकते हैं लेटर ऑन इवन कि आप थिंकर हैं या फीलर हैं। उसके बाद फिर आप जजर हैं या परसीवर हैं, ये चौथा बड़ा क्वेश्चन है। सो ये चार बड़े क्वेश्चंस हैं जिनकी बेस पे आपकी पर्सनालिटी डिफाइन हो रही है और इन चारों वर्ड्स की बेस पे ही आगे आपकी करियर की चॉइस भी बननी है।
कैसे, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो आप जजर हैं या आप परसीवर हैं, राइट। सो इसमें अब ये देखें कि जजर से क्या मुराद है कि जजर्स दे नीड ऑर्डर एंड जनरली वांट्स टू फील इन कंट्रोल। जो जजर होते हैं वो इन कंट्रोल ज्यादा रहना पसंद करते हैं, यानी कि वो किसी भी सिचुएशन में हो तो उनकी कोशिश होती है कि कंट्रोल उनके हाथ में हो, राइट। एंड ये अपनी जजमेंट्स और ओपिनियंस के बारे में बड़े एक्सप्रेसिव भी होते हैं और ये जल्दी से डिसीजंस बनाना जानते हैं या उसको पसंद करते हैं। और इसके अलावा ये एक टाइम पे एक काम पे फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर एकदम फोकस करना ये पसंद नहीं करते, मोर फोकस्ड होते हैं। जबकि जो परसीवर्स होते हैं, राइट, तो इनको जो है ओवरऑल आप कह लें कि दे नीड रूम फॉर मैनूवर एंड स्पॉन्टेनियलिटी, कि अगर इनसे कोई जल्दी आपने फैसला कराना है, उनको उसके लिए आपको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा ये क्वेश्चंस पूछना और ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करना और ऑप्शंस प्रोड्यूस करना ये पसंद करते हैं। इसके अलावा ये अपने जो ऑप्शंस हैं ये ओपन रखना पसंद करते हैं, किसी चीज से जल्दी स्टिक नहीं होते, और ये मल्टीटास्किंग को ज्यादा पसंद करते हैं, एक ही टाइम पे कई सारे कामों को कैरी करना ज्यादा पसंद करते हैं। सो अब आप मुझे चैट रूम में डिफाइन करें, चैट में आप टाइप करें, राइट। सो आप अपने आप को 4 वर्ड्स के अंदर डिफाइन करके मुझे बताएं, राइट। सो आप मुझे ये बताएं कि ये चारों वर्ड्स हैं। सबसे पहले नंबर पे आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं। सो आपकी पर्सनैलिटी की पहली डिस्क्रिप्शन क्या है, एक्सट्रोवर्ट वर्सेस इंट्रोवर्ट, इन दोनों में से एक वर्ड चूज कर लें। सेकंड नंबर पे आप सेंसर हैं या इंट्यूटिव हैं, एक वर्ड चूज कर लें। फिर थर्ड नंबर पे आप थिंकर हैं या फीलर हैं, ये चूज कर लें। फोर्थ नंबर पे आप जजर हैं या परसीवर हैं, ये चूज कर लें। सो जैसे कि मैंने अपनी पर्सनालिटी को डिफाइन किया है और मैं बड़ा अच्छा इसके साथ रिफ्लेक्ट भी कर सकता हूं कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, मैं पब्लिकली इंटरेक्ट करके ज्यादा हैप्पीनेस फील करता हूं। इसके अलावा मैं इंट्यूटिव हूं, मैं फ्यूचर में ज्यादा रहता हूं, राइट, और मैं अपने आइडियाज को बहुत ज्यादा परस्यू करता हूं। इसके अलावा मैं थिंकर हूं और मोर ओवर मैं जजर भी हूं, आई ऑलवेज लाइक टू बी इन कंट्रोल। सो ये 4 जो वर्ड्स हैं ये मेरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। सो इन चारों वर्ड्स के इंटरप्ले से 16 पर्सनैलिटी की टाइप्स बनती है। सो इन चारों वर्ड्स के ओवरऑल 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं ना, तो 16 टोटल जो है वो पर्सनैलिटी टाइप्स बनती है। सो आप इन चारों वर्ड्स के जरिए आप खुद की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, राइट, आप खुद की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सो अब मैं कुछ चैट रूम में जाके पढ़ता भी हूँ कि बच्चों ने खुद को कैसे डिफाइन किया है। ओके, अली रजा खान ने कहा जी इंट्रोवर्ट है, इंट्यूटिव है, फीलर परसीवर है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्यूटिव, थिंकर एंड परसीवर, एक्सट्रोवर्ट, सेंसर, जजर एंड इंट्यूटिव। वेरी गुड, बहुत अच्छा स्टूडेंट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। हर एक बच्चे ने देखिए बड़ा क्लियरली अपने आप को डिफाइन किया है। आमिना ने कहा है कि मैं सेमी एक्सट्रोवर्ट हूँ, सेमी इंट्रोवर्ट हूँ, सेंसर हूँ, थिंकर हूँ और जजर हूँ। ओके, रिस्पेक्ट दैट एज वेल। इसके अलावा एक और स्टूडेंट ने रिस्पॉन्ड किया है कि इंट्रोवर्ट, सेंसर, जजर, फीलर, राइट। सो देखें ये डिफरेंट जो है वो डिफरेंट आप कह लें कि जो डिस्क्रिप्शन अब आ रही है पर्सनैलिटी की। सो ये 16 मेजर कैटेगरीज हैं इन 4 बेसिक क्वेश्चंस की बेस के ऊपर पर्सनैलिटीज की, और हर पर्सनैलिटी टाइप के लिए डिफरेंट कैरियर्स सूटेबल या नॉट सूटेबल। हर मेजर कैटेगरी के लिए जो 16 पर्सनैलिटी टाइप्स बनेगी, राइट, उनमें से कोई ना कोई उनके लिए डिफरेंट करियर सूटेबल है या नहीं सूटेबल। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है इंट्रोवर्ट, राइट, और वो जॉब ले लेता है ऐसी जिसमें बेताशा पब्लिक डीलिंग इन्वॉल्व है, या इसी तरह से एक बंदा जो है वो है जजर लेकिन वो ऐसे एनवायरनमेंट में चला जाता है जिसमें ऑल टाइम कोई और उसको कंट्रोल करता रहता है, राइट। सो इसी तरीके से एक इंडिविजुअल है वो इंट्यूटिव, राइट, लेकिन वो ओवरऑल वो अपने ऐसे एनवायरनमेंट में चला जाता है जहां पे वो अपने ड्रीम को परसू नहीं कर पाता, अपने विजन को परसू नहीं कर पाता। सो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये उसकी डिससैटिस्फैक्शन का बायस बनेंगी। सो मैंने आपको डिफाइन, देखें मैंने आपसे आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करवा दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन चारों वर्ड्स को इन डिटेल नेट से खुद से स्टडी करना है और इन चारों पर्सनैलिटी टाइप्स को डिटेल से स्टडी करना है कि इंट्यूटिव लोग कौन से होते हैं और जजर कौन से होते हैं व्हाटसएवर, और इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट कौन से होते हैं, जो भी आपकी पर्सनैलिटी टाइप है। अब इन सारी पर्सनैलिटी टाइप्स को स्टडी करें और उनका कलेक्टिव जो सम होगा वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगा। सो इस तरीके से आप खुद को बड़े अच्छे से जान पाएंगे, राइट। और यहाँ पे एक चीज बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो चीज ये है कि इनमें से कोई भी एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि मुकाबला नहीं है कि जजर होना बेहतर है या परसीवर होना बेहतर है, राइट, इट्स नॉट अ कंपटीशन।
So no one is superior and everybody has equal chances of succeeding. खूबसूरत बात ये है कि कोई भी सुपीरियर नहीं है, हर बंदे के पास बराबर चांसेस है सक्सेसफुल होने। अल्लाह ताला ने हर इंसान को 100 नंबर पूरे देके भेजे, लेकिन डिफरेंट जगहों से डिफरेंट इंसानों को कम या ज्यादा नंबर मिले होंगे, राइट? सो किसी के अंदर कोई एक खूबी है तो किसी के अंदर कोई दूसरी खूबी कूट-कूट के भरी हुई अगर पहली खूबी नहीं है एंड सो ऑन, राइट? सो बहरहाल हर इंसान को अल्लाह ने इक्वल अपॉर्चुनिटी देके भेजा हुआ होता है, कोई भी सुपीरियर नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे जो अहम बात है वो ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप के अकॉर्डिंगली अगर सही एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंगली सही एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, राइट? सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसे जैसे देखें कि एक सीड है से खजूर की गुठली है, उसको अगर मैं रख दूंगा से अगर वो टेबल पे पड़ी हुई है खजूर की गुठली, राइट? तो शायद वो 50 साल भी पड़ी रहेगी तो उससे जो ट्री है वो नहीं बनेगा खजूर का, राइट? हाँ, अगर आप उसको सो कर देंगे ऐसी जमीन के अंदर जिस जमीन में खजूर ग्रो करती है, तो वहां पे अब उससे खजूर का कितना बड़ा तनावर दरख्त बन जाएगा और वो मजीद बेताशा खजूरें उसके ऊपर लगेंगी और फलदार दरख्त बन जाएगा। सो सेम सिचुएशन हर इंडिविजुअल की भी होती है। अगर आप अपने आप को सही सॉइल में या सही एनवायरनमेंट के अंदर नहीं लेके जाएंगे इन फ्यूचर, तो आप अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं आ पाएंगे। ये बड़ा एक बारीक नुक्ता है जिसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सो आपका बेस्ट पोटेंशियल कहाँ पे है, इसके लिए सबसे पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप खुद को इस तरीके से समझें। सो आपने अपनी पर्सनैलिटी टाइप को डिफाइन कर लिया, अब अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन करके इसको मजीद डिटेल से स्टडी करें, भाई अच्छा ये मेरी शख्सियत है, राइट? फिर अपनी शख्सियत के मुताबिक आपने करियर की चॉइस लेनी है। ओके, सो ये मैंने आपको पहली टिप ये दी कि अपनी पर्सनैलिटी टाइप को डिफाइन कर लें। मैंने आपको 4 बुनियादी क्वेश्चंस बताए जिसकी मदद से आपने अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर लिया। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, यू हैव टू डिस्कवर योर पैशन। आपने अपने पैशन को डिस्कवर करना है और ऑफ कोर्स आपका जो पैशन है इट मस्ट बी कंपैटिबल विद योर पर्सनैलिटी। से आपका जो पैशन है वो है डॉक्टर बनना, और डॉक्टर ऑफ कोर्स डॉक्टर बनने के लिए बेतहाशा पब्लिक डीलिंग उसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन आप हैं अदरवाइज, या आप से फिजिशियन बनना चाहते हैं, या से अगर आप एक साइकियाट्रिस्ट बनना चाहते हैं जिसमें है ही सिर्फ पब्लिक डीलिंग और आपने दूसरे लोगों से बातें ज्यादा करनी होती हैं, तो इस सिचुएशन में अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकियाट्रिस्ट नहीं बन पाएंगे, राइट? सो आपने अपना पैशन जो है वो डिस्कवर करना है, अपना पैशन डिस्कवर करना है अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। सो इसी तरीके से अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जाएंगे या से अगर आप बिजनेस फील्ड के अंदर जाते हैं, सो आपने ये ख्याल करना, किसी भी फील्ड में अगर आपने जाना है, आपने उस फील्ड की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखना है कि क्या ये आपकी पर्सनैलिटी टाइप के साथ कंपैटिबल है या नहीं। अब पैशन को डिस्कवर करने के लिए मैं आपको पैरामीटर्स भी देता हूं कि आप अपना पैशन किस तरह से डिस्कवर कर सकते हैं। अच्छा, ये करियर के हवाले से मौलाना रूमी की एक पोइम है जिसके जो ट्रांसलेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो ये मुझे बड़ी पसंद है, राइट? सो ये मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहूंगा एंड आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस एज वेल। सो इसको मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये जो टॉपिक है करियर काउंसलिंग का, बड़ा हसास टॉपिक है। पाकिस्तान में बहुत कम गिने चुने लोगों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है, और मैंने स्टूडेंट्स के साथ अभी रिसेंटली भी मेरे रियल वर्ल्ड में भी इंटरेक्शंस हुए। आई टॉक टू स्टूडेंट्स, nobody was knowing nothing about the career कि मैंने क्या करना है, मैंने क्यों करना है, मैंने किधर को जाना है। सो जब 18 साल की एज जब हो जाते हैं, आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये मेरा ट्रैक है, राइट? सो मोस्ट ऑफ द पीपल 99% ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रैक के बगैर ही अभी तक चल रहे हैं। दिस इज नॉट गुड एट ऑल। आप अपनी लाइफ को, फ्यूचर पूरी लाइफ को रिस्क में डाल दो, राइट? सो इसलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर बड़ी डिटेल से बात कर रहा हूँ। जिसमें आप देखें कि मौलाना रूमी ने ये कहा था कि when I run after what I think I want, my days are a furnace of stress and anxiety। जब मैं भागता हूँ उन चीजों के पीछे जो कि मुझे लगता है कि मुझे चाहिए, तो मेरे जो दिन हैं वो टेंशन की भट्टी बने रहते हैं। If I sit in my own place of patience,
अगर मैं अपनी तसल्ली वाली जगह पे बैठ जाऊं, what I need flows to me, तो जो मुझे चाहिए होता है वो खुद मेरे पास चल के आता है, एंड विदाउट पेन, और बगैर किसी तकलीफ के आता है। फ्रॉम दिस आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई वांट आल्सो वांट्स मी। वो कहता है कि इससे मुझे समझ आती है कि जो मुझे चाहिए उस चीज को भी मैं चाहिए, राइट। सो जो जिस चीज को मैं चाहता हूं उस चीज को उससे भी ज्यादा मेरी चाहत है। सो इज लुकिंग फॉर मी एंड अट्रैक्टिंग मी, वो चीज मेरी तरफ देख भी रही है और मुझे अट्रैक्ट भी कर रही है। सो दिस इज देयर इज अ ग्रेट सीक्रेट हियर फॉर एनीवन हु कैन ग्रैस्प इट। सो अगर कोई इसको ग्रैस्प कर सकता है इस बात को, तो उसके लिए बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है इस बात के अंदर, राइट। सो देखिए उसने ये कहा कि जो बड़ी दफा हम जो चाहते हैं कि हमें चाहिए, हमें एक्चुअली वो नहीं चाहिए होता। लेकिन जब आप अपनी प्लेस ऑफ पेशेंस पे बैठ जाते हैं, सो जो आपको चाहिए होता है बड़ी दफा वो आपकी तरफ फ्लो करता है, राइट। सो बड़ी दफा आपकी तरफ फ्लो करता है। प्लेस ऑफ पेशेंस कौन सी होगी? ऑफ कोर्स जहां पे आपका पैशन होगा, राइट। सो जब आप अपने, मैं यहाँ पे बात करने का मकसद मेरा ये है कि जब आप एक ऐसी फील्ड को ऑप्ट कर लेंगे जहां पे आप पैशनेट हैं, राइट। सो अगर आप किसी भी फील्ड के को लेके पैशनेट हैं, तो आपको उस फील्ड में काम करते हुए आपको मजा आएगा, और आपको दिन रात फील नहीं होगी, आप उसके अंदर टाइम लगाया फील नहीं होगा। आप बहाने बहाने से टाइम निकालो यार मैं इसके अंदर मजीद काम करूं, और आपने फिर आगे बढ़ना ही बढ़ना, राइट। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है जो कि मैं आपको समझाना चाहता था। सो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कोट मैं देना चाहूंगा हमारे दौर के बिगेस्ट इनोवेटर का, स्टीव जॉब्स, ऑफ कोर्स हु डजंट नो दिस वेरी गाय। तो स्टीव जॉब्स ने ये कहा था, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। उसने कहा था कि अजीम काम करने का एक ही तरीका कि आप जो करते हो उसके साथ प्यार करो। इफ यू हैवंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग, डोंट सेटल। वो कहता है कि अगर आपको अपना मनपसंद काम नहीं मिला तो कोशिश जारी रखें, तलाश करते रहें, और बैठे ना, टिक के ना बैठे। एज विद ऑल मैटर्स ऑफ द हार्ट यू विल नो व्हेन यू विल फाइंड इट। दिल के सारे मामला की तरह जब आप अपना मनपसंद काम, मनपसंद फील्ड ढूंढ लेंगे तो आपको पता होगा हाँ यार मैं अपनी प्लेस ऑफ पेशेंस पे आ गया। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कोट हियर। सो करियर की चॉइस के हवाले से ये मुझे एक बड़ा बेहतरीन कोट लगता है। देखिए एक और भी कोट उसने कहा था स्टीव जॉब्स ने, यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पैशन फॉर व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट इज सो हार्ड। कहते हैं कोई भी काम अगर आप कर रहे होते हो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैशन चाहिए होता है क्योंकि वो बड़ा हार्ड होता है, राइट। कहता है कि अगर आपके अंदर पैशन नहीं होगा ना तो फिर कोई भी जो रैशनल पर्सन है, जो रीजनेबल पर्सन है, वो उस काम के अंदर क्विट कर देगा। तो बात करने का मकसद ये है, अगर आप किसी फील्ड को लेके पैशनेट नहीं है, आप उसके अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी स्टेज पे प्रॉब्लम आएंगे आप क्विट कर जाएंगे, राइट। लेकिन अगर आप पैशनेट हो उस फील्ड को लेके, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और जिंदगी में आगे बढ़ने का यही तरीका होता है, राइट। तो ये भी बड़ी एक अहम बात जो है वो स्टीव जॉब्स ने कही। ओके, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है, राइट। अब इंजीनियरिंग, आप लोग सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, और अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या इंजीनियरिंग आपका पैशन बन सकता है या नहीं। इंजीनियरिंग जो है ये आपका पैशन बन सकता है या नहीं। इसके लिए डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आपने इन क्वेश्चंस की कसवटी पे खुद को परखना है, राइट। सो आपने इन क्वेश्चंस के ऊपर खुद को परखना है। ये डिफरेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का या मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर यस में दे सकते हैं तो मैं कहूंगा कि यस, मूव फॉरवर्ड, इंजीनियरिंग आपका ही फील्ड है। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस के में से अक्सर का आंसर नो में देते हैं, इसका मतलब यह है कि यू शुड लुक समवेयर एल्स, राइट, एज योर फील्ड। सो आप कहीं और जाकर अपनी फील्ड को, अपने प्रोफेशन को तलाश करें। इंजीनियरिंग आपके लिए सूटेबल नहीं। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो बात है कि क्या आप एक कीन ऑब्जर्वर हैं, राइट। इफ यस, इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग आपका फील्ड हो सकता है। क्या आपकी मुतजस्सिस नेचर है, क्या आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, क्या आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं, और क्या आप चैलेंजेस को फेस करना पसंद करते हैं, और क्या आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो अच्छी हैं, आप चीज को देख के बड़ा अच्छा उसका तजिया करते हो, और क्या आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स पसंद है। अगर इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर यस में है तो इसका मतलब ये है कि आप इंजीनियरिंग के लिए एक सूटेबल पर्सन है, राइट। सो बहरहाल जैसे भी है अपना पैशन डिस्कवर करें। सो अभी तक मैंने दो बातें आपसे की हैं, एक अपनी पर्सनैलिटी टाइप को डिफाइन करें और मजीद इसके बारे में स्टडी करें, और सेकेंडली आप अपना पैशन डिस्कवर करें। थर्ड नंबर पे क्या है कि यू शुड नो योर ऑप्शंस इन इंजीनियरिंग फील्ड। अब अगर इंजीनियरिंग ओवरऑल आपके लिए सूटेबल है तो अब आप क्या करेंगे, आप इंजीनियरिंग फील्ड में अपने ऑप्शंस देखेंगे,
आपको आपके ऑप्शंस पता होने चाहिए, राइट? सो आपने अब तक कितने ऑप्शंस जो हैं वो कंसीडर किए हैं फॉर योरसेल्फ? ऑप्शन से मेरी मुराद जो कोर्सेज है, से मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक कोर्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक दूसरा कोर्स है, राइट? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक थर्ड कोर्स है। सो मुझे जस्ट आप एक काउंट बताइएगा, जस्ट आपने एक काउंट बताना है कि आपने खुद के लिए कितने कोर्सेज या कितने ऑप्शंस कंसीडर किए। चैट रूम में आप टाइप कर दीजिए, आप जस्ट काउंट बता दें, 3 4 5 7, राइट? कितने ऑप्शंस आपने खुद के लिए कंसीडर कर रखे हैं इस स्टेज पे? जी, so ये डिफरेंट स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं। सो लेट मी हैव अ लुक। 2 2 6 3 1 3 11। ओके, सो ये अब देखेंगे डिफरेंट स्टूडेंट्स ने इसके लिए काउंट दिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो आंसर किया वो टू आंसर दिया, राइट? कि दो ऐसे कि दो ऑप्शंस को कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए कि इसमें मैं ये चीज आपको यहाँ पे बावर कराना चाहता हूँ। एक बच्चे ने 11 लिखा है, वेरी इंप्रेसिव। अगर आपने इतना ब्रॉड देखा है चीजों को और 11 में से आप जो चॉइस बनाएंगे खुद के लिए, मुझे यकीन है कि वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ कंसीडर ही दो ऑप्शंस किए हैं या एक ही ऑप्शन आपने कंसीडर किया है, सो आपने उसी को ऑफ कोर्स चूज करना है। एंड नाउ देयर आर चांसेस ऑफ बिग मिस्टेक, राइट? सो आप पहले अपनी कंसीडरेशन में मैक्सिमम ऑप्शंस को लेके आए, फिर उन ऑप्शंस को कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट वन को चूज करें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं अगर आपको ला के एक चॉकलेट दे देता हूँ, भाई ये चॉकलेट है, आप कह रहे हो आप यू एट दैट चॉकलेट एंड यू से इट्स गुड, वो मे बी एक लोकल किसी कंपनी की बनी हुई चॉकलेट है, और उसके बाद फिर मैं स्विस चॉकलेट्स और अमेरिकन चॉकलेट्स और दुनिया की बेहतरीन कंपनीज की चॉकलेट्स भी लेके आ जाता हूँ, राइट? और मैं सारी की सारी आपके सामने में ढेर लगा देता हूँ, और अब मैं आपको कहता हूँ सबको टेस्ट कर करके जौन सी आपको अच्छी लगे उसका पूरा डब्बा मैं आपको दे दूंगा। ऑफ कोर्स नाउ दिस इज बेस्ट सिचुएशन फॉर मी। तो जो लाइफ में जो डिसीजंस हैं वो भी इस तरीके से कई दफा होते हैं कि आपने अपने लिए पहले तो ऑप्शंस को ब्रॉडन करना होता है। सो आप क्यों अपने आप को लिमिट कर रहे हो जस्ट वन और टू ऑप्शंस के ऊपर? you should list up as many options as for yourself as you can, ताकि उन ऑप्शंस, जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उनमें से उतनी बेस्ट चॉइस आप ले सकोगे इंशाल्लाह, राइट? सो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने खुद के लिए ऑप्शंस को ब्रॉड करना है। ऑलराइट, सो इसमें अब इंजीनियरिंग के अंदर देखिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग के अंदर कुछ बड़े ग्रुप्स ऑफ इंजीनियरिंग हैं, कुछ बड़े ग्रुप्स ऑफ इंजीनियरिंग हैं। मैंने इंजीनियरिंग को ओवरऑल 4 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक इलेक्ट्रिकल ग्रुप है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल या पावर इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, एवियोनिक्स इंजीनियर, फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, एनर्जी सिस्टम इंजीनियर, कंट्रोल इंजीनियर और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं। उसके बाद फिर सिविल ग्रुप है जिसके अंदर सिविल इंजीनियर, एनवायरमेंटल इंजीनियर, जियोलॉजिकल, ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियर होते हैं। और उसके बाद फिर मैकेनिकल ग्रुप है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर, एरोस्पेस, मैकेट्रॉनिक, मेरीन, ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स आते हैं। उसके बाद फिर फोर्थ जो बड़ा ग्रुप है इंजीनियरिंग का, दैट इज द केमिकल ग्रुप। इसके अंदर केमिकल, पेट्रोलियम, इंडस्ट्रियल और मटेरियल्स इंजीनियर, मेटलर्जिकल इंजीनियर, मिनरल या मिनरल प्रोसेस इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, टेक्सटाइल इंजीनियर या फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर या फूड इंजीनियर। सो ये केमिकल ग्रुप है। इसके अलावा फिर डिफरेंट ग्रुप्स दूसरे भी हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या आर्किटेक्ट इंजीनियर है या बायोमेडिकल इंजीनियर है या अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग एटसेट्रा। सो ये बड़े ग्रुप्स हैं इंजीनियरिंग के। वंस अगेन मैं इसको सम अप कर देता हूं। देखिए, ये एक इलेक्ट्रिकल ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग है, राइट? और उसके बाद फिर सिविल ग्रुप है, और उसके बाद फिर मैकेनिकल ग्रुप है, फिर उसके बाद आपके पास केमिकल ग्रुप है, फिर मिसलेनियस ग्रुप्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, राइट? और इसके अलावा इवन प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग के अलावा भी फील्ड है, उनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लाइक बिजनेस स्टडीज, फोर्सेस, सिविल सर्विसेज, लॉ एंड इवन स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस राइट नाउ। दिस इज, ये ऑप्शन भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। इवन अगर अभी आप बिजनेस भी अपना को स्टार्ट कर लेते हो, दिस कैन आल्सो बी एन इनक्रेडिबल डिसीजन, राइट? सो डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। दिस कैन आल्सो बी एन इनक्रेडिबल डिसीजन विदाउट अ डाउट, राइट? ओके, सो ये हमने जनाब डिस्कस कर लिया, ये बड़े ग्रुप्स हैं कुछ इंजीनियरिंग के। अब ये हमने ऑप्शंस चूज डिस्कस किए हैं अभी तक। अब आपका इनमें से ऑप्शन, इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन आपके लिए कौन सा वाला है, इसके ऊपर हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं, राइट? सो ये फोर्थ स्टेप जो इसके ऊपर आ गई। तो चैट में कुछ बच्चों ने मैसेज सेंड किए हैं, लेट मी हैव अ लुक। अब देखिए, बच्चों ने ये कहा है कि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर इसमें चॉइस करना बहुत डिफिकल्ट है। भाई मुझे पता है कि डिफिकल्ट है,
पहले नंबर पे मैंने अभी आपको चॉइस करने का नहीं कहा, अभी मैंने आपको ये कहा है कि ये बड़े ग्रुप्स हैं इंजीनियरिंग के, ठीक है। पहले तो आपको मैंने कहा सिर्फ नो योर ऑप्शंस, आप पास ऑप्शन है क्या क्या, ठीक है, नो योर ऑप्शंस। वंस यू नो दी ऑप्शंस, अब आपने चॉइस तक कैसे पहुंचना है, इसके लिए मैं आपको अगेन पूरा फ्रेमवर्क दूंगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा बच्चों को पूरा फ्रेमवर्क दूं, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दूं, जिसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बच्चे सही नतीजे पे पहुंच जाए। सो इसके लिए भी मैं सेम करने वाला हूं। सो जस्ट हैव अ लिटिल फेथ, इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में इन डिटेल बताता हूं। अभी कुछ बच्चे वैसे भी क्वेश्चन स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं, फूड इंजीनियर क्या है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कौन सा ग्रुप होगा, ये मिसलेनियस ग्रुप के अंदर आती है बाय द वे, राइट। सो आईटी की फील्ड के अंदर सॉर्ट ऑफ ये आ जाती है। ओवरऑल आईटी एक बिगर पिक्चर फील्ड है, यू कैन से, लेकिन पर्टिकुलरली सिर्फ इंजीनियरिंग की फील्ड नहीं है ये। तो अच्छा, ये जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जिस सीक्वेंस के साथ मैं जा रहा हूं, मुझे इसी सीक्वेंस के साथ आप खुद को एनलाइटन करने दें, ठीक है। मैं आपको एनलाइटन कर रहा हूं, इंशाल्लाह बहुत सारे कंसर्न्स आपके एड्रेस हो जाएंगे। सम पीपल दे ट्राई टू बी टू इमोशनल, कहते हैं एकदम से हम डिसीजन पे पहुंच जाए। भाई ये इतना बड़ा डिसीजन है लाइफ का, यू हैव टू टेक इट वेरी वेरी स्लोली, राइट। तसल्ली से चीजों को सोचें, समझें, परखें। और अभी मैंने काफी सारा आपको होमवर्क देना है, वो सारा होमवर्क आप खुद से करें, फिर आप सही सही पॉइंट पर खुद से पहुंचेंगे, राइट। सो अभी से मैं आपको फूड इंजीनियरिंग के बारे में या किसी भी इंजीनियरिंग के बारे में बता भी दूंगा, स्टिल इट्स नॉट गोना हेल्प यू, राइट। आपको जो चीज हेल्प करेगी वो ये अप्रोच है जो मैं आपकी बना रहा हूं, इसी ने आपको हेल्प करना है कि आपने क्या करना है आगे। ओके, सो अब टिप नंबर 4 क्या है? टिप नंबर 4 मैंने ये दी है कि चूज द राइट इंजीनियरिंग कोर्स फॉर योरसेल्फ। आपने खुद के लिए सही इंजीनियरिंग कोर्स चूज करना है। अब जो इंजीनियरिंग कोर्स है वो आपके लिए कौन सा सूट करेगा, लाइक इसमें आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन सा इंजीनियरिंग कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो और क्यों। चले, आप मुझे चैट रूम में टाइप करें कि आपको, अगर मैं इस वक्त ये पूछूं कि आपके पास खुला ऑप्शन है, जो कहोगे अब हो जाएगा, आप कौन सा इंजीनियरिंग कोर्स ज्वाइन करोगे और क्यों ज्वाइन करोगे, राइट। कौन सा इंजीनियरिंग कोर्स आप ज्वाइन करोगे और क्यों ज्वाइन करोगे, आई जस्ट वांट टू नो यू, ओके। अच्छा, आप कौन सा बता रहे हो, लेकिन साथ ये भी बताएं कि क्यों ज्वाइन करना है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बता दिया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बता दिया, मैकेनिकल मैकेनिकल मेरी अभी रिसेंटली कन्वर्सेशन हुई थी, तो 10 बच्चों से मैंने पूछा, 10 बच्चों में से 9 सेड मैकेनिकल, जिसका मतलब अगर इतनी ज्यादा टेंडेंसी मैकेनिकल की तरफ जा रही है, maybe this field it will get saturated with the passage of time. पाक आर्मी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्योंकि हर फील्ड और इंडस्ट्री में यूज होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यस, गुड वे ऑफ थिंकिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग, राइट, आसानी से समझ नहीं आता और मुझे क्योंकि फिजिक्स पसंद है इसलिए ओके, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, आई प्रेफर इलेक्ट्रिकल बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन इट, ओके। आपका इंटरेस्ट इसके अंदर, सॉफ्टवेयर है इंटरेस्ट के अंदर, राइट। आपकी इंटरेस्ट की वजह से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को चूज करना चाहोगे। फिर केमिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल तीनों एक बच्चे ने लिख दी हैं, राइट। सो ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कि बच्चे सोच रहे हैं, ऑलराइट, कि आपके लिए ये इंजीनियरिंग कोर्सेज हो सकते हैं, ओके। अब हम अपनी नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ जाते हैं कि अब आपने किसी भी इंजीनियरिंग के फील्ड को जब खुद के लिए चूज करना है तो उसके लिए आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, राइट। सो मैंने आपको ये पहले बताया है कि मैं आपको अपने आपके करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए टिप्स दूंगा। सो इसमें आपने से अगर आपका किसी इंजीनियरिंग के अंदर इंटरेस्ट है लेकिन वो ओवरऑल फील्ड ही डाइंग फील्ड है, मैं आपको उसमें जाना सजेस्ट नहीं करूंगा। मिसाल के तौर पे कि ओवरऑल जैसे इंजन्स की फील्ड है, अब इंजन जो है ओवरऑल एक डाइंग नीश है, क्योंकि अब इंजन्स ग्रेजुअली दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द बैटरीज। जैसे आपको पता है कि टेस्ला ने बगैर इंजन की गाड़ी बना दी। पूरी दुनिया में सारी कंपनियां जो इंजन के बगैर गाड़ी बना रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना रही है जो कि चार्ज होती है। सो इंजन जो है ये डाइंग फील्ड है। अब अगर आप इंजन को लेके कुछ करना शुरू कर दोगे तो ये फ्यूचर का फील्ड नहीं है। डज मेक सेंस नाउ, राइट, ओके। सो इस तरीके से आपने आपने किसी भी फील्ड को जो चूज करना है, आपने उसकी फ्यूचर डिमांड को लेके चूज करना है, आपने फ्यूचर डिमांड को लेके चूज करना है, ऑलराइट। सो इसमें नंबर 1 पे फ्यूचर डिमांड। सेकेंडली, सो किसी भी फील्ड इंजीनियरिंग कोर्स को आपने चूज करना है तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, इसकी फ्यूचर डिमांड कैसी होगी, और जब आप ऑन जॉब होंगे तो आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, इसके अलावा इसके लिए कौन सा नॉलेज और स्किल्स रिक्वायर्ड है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होगा, क्या आप उस एनवायरनमेंट में काम करना चाहेंगे, डेली रूटीन क्या होती है। ऐसा तो नहीं है कि डेली रूटीन जो भी डेली रूटीन है
ठीक है, मे बी अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, तो हो सकता है आपको ओवरनाइट काम करना पड़े, डे में आपको सोना पड़े, लेकिन अगर आपको ये चीज सिरे से पसंद ही नहीं है, मे बी यू शुड थिंक समथिंग डिफरेंट अबाउट योरसेल्फ, राइट। सो इस तरीके से वर्किंग एनवायरनमेंट, डेली रूटीन, या एक्सपेक्टेड चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, या एक्सपेक्टेड इनकम क्या होती है। हो सकता है आप किसी इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर चले जाएं, लेकिन उसके अंदर एक्सपेक्टेड इनकम ही बड़ी थोड़ी है, जो कि आपकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर रही, स्टिल यू वुड नॉट लाइक टू जॉइन दिस फील्ड। सो किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड को लेके, किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड को लेके आप खुद से भी ये रिसर्च कर सकते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, राइट। और आप ये खुद से जैसे सर्च कर सकते हैं, जैसे फ्यूचर डिमांड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स फॉर बीइंग सक्सेसफुल एज मैकेनिकल इंजीनियर, वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। ये सारी चीजें आप गूगल में डालते जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा, वेरी सिंपल। सो उस सारे को जानने के बाद अगर आप कहते हैं हाँ यार ये सारा कुछ मुझे पता ही चल गया है, अब मैंने करने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, देन इट्स फाइन। लेकिन अगर आप इस वजह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, भाई मेरे दोस्त ने कहा या मेरिट उसका ज्यादा है यूनिवर्सिटी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मेरा जैसे दाखिला होगा मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, दिस इज एब्सोल्युटली सिली डिसीजन। फिर ये बिल्कुल एक बेवकूफाना और अहमकाना फैसला होगा, और आप ये ना कीजिएगा फॉर गॉड सेक। ऑलराइट, सो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। आप किसी भी इंजीनियरिंग कोर्स जिसको चूज करने वाले होंगे, आप इन पैरामीटर्स के ऊपर उस कोर्स के बारे में स्टडी करें नेट से। ऑलराइट, अब यहाँ पे अब मैं आपको दोबारा फिर एक फ्रेमवर्क की फॉर्म में भी ये चीज दे देता हूँ। अब आपने अभी तक जो हमने डिस्कशन की है उसको मैं सम अप करके आपको दे रहा हूँ कि आपने जो इंजीनियरिंग की जो डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें आप बज़ाहिर इंटरेस्टेड हैं, अभी आपको लग रहा है कि आप इनमें इंटरेस्टेड हैं, आप उनकी एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद फिर आप अपनी जो इंटरेस्ट की जो फील्ड्स हैं उनको नेट से स्टडी करें। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी, ये प्रीवियस स्लाइड, इसकी सारी हेडिंग्स को यूज करें, से मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेके या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेके या कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग को लेके या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग को लेके, इन सारी हेडिंग्स को सर्च कर लें। अगर आप इन सारी हेडिंग्स के तहत किसी इंजीनियरिंग को जान जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका एक विजन डेवलप हो जाएगा, अच्छा यार फ्यूचर में जाके इसका ये बनना। सो आपकी फ्यूचर के अंदर एक विजिबिलिटी डेवलप होगी, यू विल डेवलप एन आई टू लुक इनटू द फ्यूचर, एंड दैट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर, यू नो। सो इसमें आप एक इंजीनियरिंग फील्ड से एक लिस्ट बनाएं जिसमें बज़ाहिर आप इंटरेस्टेड हैं, और उसके बाद फिर आप अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को नेट से स्टडी करें, और उसके बाद फिर जो लोग ऑलरेडी उन फील्ड्स में काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ से टाइम लें, उनके लिए कुछ छोटा मोटा गिफ्ट लेके जाएं, उनके साथ बैठें और डिस्कस करें कि भाई आप क्या करते हो, आपकी क्या रूटीन है, आप कितना कमाते हो, आपको क्या अच्छा लगता है अपनी जॉब के बारे में और क्या आपको बुरा लगता है, आप इंटरव्यू करें, राइट। और उसके बाद फिर आप जो इंजीनियरिंग कोर्सेज जो कि आप ज्वाइन कर, देखें आपने अब 4-5 डिफरेंट इंजीनियरिंग आपने चूज की, उनको नेट से भी स्टडी कर लिया, उसमें काम करने वाले लोगों से भी जाके आपने बातें कर ली, आपको क्लियरली समझ आ जाएगी ये फील्ड मेरा है, ये फील्ड मेरा नहीं है, ये फील्ड मुझे सूट करता है और ये नहीं सूट करता। देखिए पहले आपने अपनी पर्सनैलिटी को भी जान लिया, अब आपने किसी एक इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में भी जान लिया, तो अब ऑफ कोर्स इन दोनों चीजों के इंटरप्ले से आप बड़ा सही डिसीजन बना सकते हो खुद के लिए, राइट। ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा। इससे पहले जो आप डिसीजन बना रहे थे इस सारे काम के बगैर, इस होमवर्क के बगैर, दैट वाज सॉर्ट ऑफ ब्लाइंड डिसीजन, वो ब्लाइंड डिसीजन था, और ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप मुतलका फील्ड के अंदर इंटर्नशिप भी कर सकते हो। इवन आप से मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हो, आप किसी भी फर्म के अंदर जाओ और वहां पे जाके आप 2 महीने की इंटर्नशिप कर लो, महीने की फ्री इंटर्नशिप कर लो, 2 वीक्स की इंटर्नशिप कर लो, 1 वीक ही इवन स्पेंड कर लो, इवन एक दिन आप किसी कंपनी में स्पेंड कर लो मैकेनिकल इंजीनियर के साथ, तो उसी से आपकी विजिबिलिटी डेवलप हो जाती है बड़ी सारी, शायद ये काम इन लोगों का इस तरह का है, राइट। सो इंटर्नशिप मुतलका फील्ड में करके फाइनल डिसीजन तक पहुंचो। अब देखिए कि बेस्ट वे टू नो ऑल दिस इज डूइंग इंटर्नशिप्स एट रिस्पेक्टिव प्लेसेस और हैविंग डिटेल्ड कन्वर्सेशंस विद रिस्पेक्टिव पीपल। सो अगर आपने सारी बातें किसी इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में जाननी है जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो या तो आप मुतलका जगह पे जाके कोई 2-4 दिन काम कर लें, फ्री में काम कर लें, और थोड़े से अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, राइट। और दूसरे नंबर पे आप या जो मुतलका लोग हैं उनके साथ कन्वर्सेशंस करके देख लें, या ये दोनों ही कर ले तो दी बेस्ट सिचुएशन होगी, राइट। सो अच्छा चले, ये तो हो गई ओवरऑल, मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह से खुद के लिए सही करियर चूज करना। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो टॉप 18 फ्यूचर प्रूफ इंजीनियरिंग जॉब्स होंगी वो कौन सी होंगी। टॉप 18 फ्यूचर प्रूफ इंजीनियरिंग जॉब्स कौन सी होंगी, राइट।
सो इसके अंदर आप देखें कि अच्छा इंजीनियरिंग, फ्यूचर प्रूफ इंजीनियरिंग जॉब्स हैं इसमें, एक तो पेट्रोलियम इंजीनियर्स, आई वुड से हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स हैं इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंजन की नीश डाइंग भी है, लेकिन पेट्रोलियम माइनिंग जो है स्टिल ये कंटिन्यूड रहेगी बिकॉज ऑफ सो मेनी यूजेस ऑफ द क्रूड पेट्रोलियम, राइट। सो ये हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स होते हैं इन द वर्ल्ड। जो पेट्रोलियम इंजीनियर्स होते हैं ये हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स होते हैं इन द वर्ल्ड। आधा महीना काम करते हैं और आधा महीना छुट्टी भी करते हैं। फैसिलिटीज भी इनको बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलती हैं और पेट्रोलियम इंजीनियर्स की डिमांड है भी इस वक्त और रहेगी भी। अब देखें कि दुनिया की जो टॉप 10 बड़ी कंपनीज हैं जो कि बेतहाशा पैसा बनाती हैं, राइट, उनमें से मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो हैं, अगर आप पिछले इवन 50-100 साल को देख लें तो टॉप 10 कंपनीज में से जो 5-7 कंपनीज हैं वो हमेशा पेट्रोलियम की रहती है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि ये जो नीश है, ये जो फील्ड है, ये कितनी बड़ी फील्ड है। इसके बाद फिर कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर्स जो हैं, ये कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर्स जो हैं ये सेकंड हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स हैं इन द वर्ल्ड, राइट। क्योंकि ये बहुत बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अब बन रही हैं और उनको बहुत बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज अ टफ थिंग टू मैनेज, राइट। जैसे अब इनके कई-कई एकड़ के ऊपर जो है ना वो डेटा सेंटर्स हैं, बहुत बड़े-बड़े एरियाज के ऊपर फैले हुए हैं, उनको मेंटेन करना, उनको डिजाइन करना एंड ऑल दैट, राइट। सो ये ऑफ कोर्स कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी जो कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर्स इनकी जरूरत पड़ती है, राइट। तो ये सेकंड हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स हैं। इसके बाद फिर एरोस्पेस इंजीनियर्स जो हैं ये थर्ड हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड है, राइट। और फ्यूचर में भी इसकी डिमांड रहेगी। सिविल इंजीनियर्स जो हैं, सिविल इंजीनियर्स ये मोस्ट एम्प्लॉयबल इंजीनियरिंग इन द वर्ल्ड है। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबल इंजीनियरिंग है, जिन इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा जॉब्स मिलती है वो सिविल इंजीनियरिंग, राइट। सो ये मोस्ट एम्प्लॉयबल इंजीनियरिंग है। अब आपको खुद पता है कि ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर अब स्पेस कम होती जा रही है, पूरी दुनिया में स्काई स्क्रैपर्स का कॉन्सेप्ट आता जा रहा है, हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने की दौड़ लगी हुई है, जी ब्रिजेस बन रहे हैं और कभी समुद्रों के अंदर बिल्डिंग्स बन रही हैं और लाइक जितनी भी मेगा कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, मेगा फैक्ट्रीज बन रही हैं, सिविल इंजीनियरिंग इज इन्वॉल्वड है, राइट। सो सिविल इंजीनियरिंग जो है ये मोस्ट एम्प्लॉयबल इंजीनियरिंग इन द वर्ल्ड है और आगे रहेगी, राइट। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है ये सेकंड मोस्ट एम्प्लॉयबल इंजीनियरिंग इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितनी जॉब निकलती हैं उनमें से तकरीबन 13% इंजीनियरिंग की जो जितनी जॉब निकलती हैं, तकरीबन 13% जो जॉब्स होती हैं वो मैकेनिकल की फील्ड से होती है। उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और इंजीनियर्स जो हैं ये भी आ जाते हैं ऑन बोर्ड, राइट। सो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और इंजीनियर्स जो हैं ये भी ऑफ कोर्स एक बड़ा फील्ड है। और इसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये इवन प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, तो इनकी भी डिमांड है और रहेगी। और उसके बाद फिर सोलर फोटोवोल्टिक इंस्टॉलर्स हैं, राइट। सो सोलर जो बड़े-बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स करेंगे, ऑफ कोर्स वो भी अभी आगे बढ़ते हुए इनकी भी बड़ी डिमांड होने वाली है, क्योंकि अब हम ज्यादा देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को और ऐसी एनर्जी जो कि पोल्यूशन कम प्रोड्यूस करे। सो आपको पता है कि सोलर सिटीज एस्टैब्लिश हो रहे हैं, लाइक बहुत मैस लेवल पे जो है पूरी दुनिया में सोलर पैनल्स लगा लगा के एनर्जी नीड्स को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का इशू भी कहा जा रहा है कि ये इको फ्रेंडली है, तो ग्लोबल वार्मिंग भी सॉल्व होगी। सो आगे फ्यूचर का काफी ज्यादा ट्रेंड है सोलर की तरफ। सो सोलर पावर से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स होगी वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा इन डिमांड होगी। इसके अलावा फिर जैसे सोलर पावर की मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कह लें या उनकी इंस्टॉलेशन कह लें, ऑफ कोर्स उसकी डिमांड होगी। और उसके बाद अगर आप देखें तो विंड टरबाइन सर्विस टेक्नीशियंस हैं, राइट। सो जो विंड से चलने वाले टरबाइन उनके सर्विस टेक्नीशियंस हैं, क्योंकि विंड से भी एनर्जी बनाई जाती है और वो भी रिन्यूएबल भी है और उससे भी पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होती, राइट। तो ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंज भी उसके साथ नहीं है, सो वो भी इन डिमांड है, राइट। इसके अलावा फिर केमिकल इंजीनियर्स, उसमें खासतौर पर मटेरियल इंजीनियरिंग या नैनो टेक्नोलॉजी खासतौर पर बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है और वो केमिकल इंजीनियरिंग की आगे की टाइप है। फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स आ जाते हैं, फिर एनवायरमेंटल इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स, मेरिन इंजीनियर्स एंड नेवल आर्किटेक्ट्स, जो सर्वेयर्स होते हैं, जो सर्वेस करते हैं, राइट। डिफरेंट सर्वेस करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाते हैं, राइट। या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट जो होते हैं कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो उसके सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। जैसे गूगल को आप गूगल को कहीं से भी या किसी भी बड़ी कंपनी को कहीं से आप हैक करें, राइट, तो वो खुद आपको, अगर आपने वाकई को उनके सिस्टम में बहुत बड़ा लूप होल ढूंढ के उसको हैक कर लिया है, दोस कंपनीज दे टेंड टू रिक्रूट यू,
वो ये कोशिश करते हैं आपको जॉब दे दें अपने पास। वो देखते हैं कि अच्छा इसका इतना अगर इतना ये कैलिबर है कि इसने हमारे सिस्टम के अंदर लूप होल ढूंढा है, तो इसका मतलब इसने हमारे सिस्टम के बारे में काफी कुछ जान भी लिया है और ये सिस्टम को इम्प्रूव भी कर सकता है, राइट। सो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट जो है ये भी आगे काफी सारी डिमांड होगी, आईटी के रिलेटेड फील्ड है मोर लाइक। और उसके बाद कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट जो है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट, और इसके अलावा फिर फूड इंजीनियर्स, राइट, जो कि फूड की प्रोडक्शन में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे वो इन्वॉल्व है, राइट। सो ये डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कि मैं समझता हूं कि फ्यूचर प्रूफ है, फ्यूचर प्रूफ इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं। सो अब मैं दोबारा फिर दोनों स्लाइड्स को एक दफा दिखा देता हूं, आप अगर चाहें तो आप इन दोनों स्लाइड्स की तस्वीर खींच लें, राइट। ये इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लें, राइट, और उसके बाद फिर इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये जो फील्ड्स हैं ये फ्यूचर प्रूफ हैं। अब आप इन्हीं में से ढूंढें कि आपकी पर्सनैलिटी किसके साथ मैच करती है और आप पैशनेट किस फील्ड को लेके हैं, बस उस फील्ड में आप आगे बढ़ जाए, राइट। सो ये आपके लिए मेरी तरफ से बेस्ट एडवाइस हो सकती है इस स्टेज पे, ऑलराइट। ये कन्वर्सेशन जो है ये इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है, इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है। ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन यू वोंट बिलीव, इस इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने में कितना ज्यादा मुझे टाइम लगा है, कितना मुझे खुद को स्टडी करना पड़ा है। मैंने काफी सारी बुक्स स्टडी की हैं, काफी सारी बुक्स मैंने सुनी है, और उसके बाद मैंने पर्सनैलिटी टाइप्स को स्टडी किया है, और उसके बाद फिर मैंने नेट से हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स को स्टडी किया है, फिर उन सारी चीजों के इंटरप्ले से जाके मैंने ये इन्फॉर्मेशन सम अप करके आपको दी है। अगर आप खुद से इतना काम करते, शायद इतना काम करने के लिए आपको 6 महीने रिक्वायर्ड होते, तब जाके आप इतनी इन्फॉर्मेशन तक पहुंच पाते जो मैंने रिसर्च करके आपको दे दी, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आज का हमारा डिस्कशन का है। और मैं ये भी एडवाइस करूंगा कि आपके पास हमारा वो जो वेबिनार लिंक आया हुआ है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कि जिन्होंने इस वेबिनार को नहीं ज्वाइन किया, आप उनको भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के अंदर फॉरवर्ड कर दें मैसेज, वो जो वेबिनार वाला है, कि उनको कहें कि भाई आप लोग भी ज्वाइन करो, तो डेफिनेटली ये बहुत वैल्यूएबल है। और इसमें ये भी मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके जीतने के लिए किसी दूसरे का हारना जरूरी नहीं है। इफ यू हैव टू विन यू विल डेफिनेटली विन, राइट। सो किसी दूसरे की हार आपकी जीत के साथ जुड़ी हुई नहीं है, आप अलग से भी जीत सकते हैं, ओके। एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि स्क्रीनशॉट वाली स्लाइड जो है ना वो दोबारा शेयर कर दें। ओके, मैं दोबारा शेयर कर देता हूं। ये देखिए, एक ये वाली स्लाइड है, आप इसकी पिक्चर ले लें, अब इस वाली स्लाइड की भी पिक्चर ले लें आप, तो इससे इंशाल्लाह आपकी काफी सारी विजिबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। आपको मैंने जो करियर चॉइस है वो दे दी हुई है, ओके। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की पाकिस्तान में क्या स्कोप है। पाकिस्तान में भी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है पेट्रोलियम की माइनिंग ठीक ठाक आगे बढ़ते हुए होगी। अभी भी बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे काम कर रही है, और पेट्रोलियम इंजीनियर्स जो है वो सारी ऑन जॉब है। पेट्रोलियम इंजीनियर्स आपको फ्री तकरीबन नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि आपको पेट्रोलियम इंजीनियर को फ्री मिलेगा, राइट, क्योंकि इसकी जो पेट्रोलियम इंजीनियर्स की तादाद है वो अभी भी थोड़ी है, और इसकी डिमांड ज्यादा है। ये हमेशा सप्लाई और डिमांड मैचिंग होती है। अगर आप किसी ऐसी फील्ड में जाएंगे जिसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, उसमें आपको इजी जॉब मिलेगी। किसी के अंदर अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, आपको उसमें मुश्किल जॉब मिलेगी, एंड सो ऑन। यही इसमें गोल्डन प्रिंसिपल है, ओके। सो नेक्स्ट आप देखें कि इंजीनियरिंग एज अ कैरियर, इसके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं। तो अगर आप लोग इंजीनियर बनने का सोच रहे हैं, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अच्छा, अभी तक इससे पहले कि मैं अमेजिंग फैक्ट्स शेयर करूं, आप अपनी राय मेरे साथ शेयर भी कीजिए कि अभी तक जो मैंने आपको कन्वर्सेशन की है, आपको मैंने करियर के बारे में गाइड किया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि जिन लाइन पे मैंने आपको गाइड किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, राइट। सो व्हाट डू यू सजेस्ट। स्टूडेंट ने कहा है कि ये 4 मेजर इंजीनियरिंग टाइप्स हैं, वो आप मुझे रिपीट कर दें, उनके स्क्रीनशॉट्स ले लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो है इंशाल्लाह जो आपके 1-to-1 कंसर्न्स हैं, ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय वेबिनार इनको मैं एड्रेस करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय वेबिनार। अभी चूंकि एक स्टूडेंट के लिए जो इतने सारे दूसरे स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनका टाइम मैं नहीं इसके अंदर वेस्ट कर सकता। टुवर्ड्स द एंड जो भी आपके कंसर्न्स होंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के वक्त, मैं इंशाल्लाह साइड बाय साइड जरूर एड्रेस करूंगा। यू हैव माय वर्ड्स, ओके। तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि जी क्या टॉप ग्रेड के जो पेड स्टूडेंट्स हैं वो वेबिनार की रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगी। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर मैं रिकॉर्डिंग शेयर भी कर दूंगा। एंड ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेबिनार, आई कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर
वेबिनार इसके ऊपर इतनी सारी मैंने रिसर्च इसीलिए की है क्योंकि बच्चों को सही टाइम पे मैं उनको रास्ता दिखा सकूं, राइट। सो बहरहाल इसके बारे में कोई अगर राय आप देना चाहें तो आई वुड डेफिनेटली like to listen to you कि how do you feel about what I have just told you through the course of this webinar up till now, right? Again ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि जो गर्ल्स हैं कि उनके लिए इंजीनियरिंग की फील्ड कौन सी बेस्ट है। अच्छा बच्चे ये जो इंडिविजुअल क्वेश्चन है इंशाल्लाह इसको मैं एंड में आंसर करूंगा, आप प्लीज अपने पास नोटेड रखें क्योंकि अभी थोड़ी सी डिस्कशन हमारी पेंडिंग है, फिर इंशाल्लाह मैं इनको भी आंसर कर दूंगा। हैव अ लिटिल फेथ, ओके। तो सो आप लोग अपनी इनपुट दें, मुझे चैट रूम में टाइप करें व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट आई हैव टोल्ड यू अप टिल नाउ, ताकि इससे आगे मैं कुछ और भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दूं और जो सरप्राइज मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है वो सरप्राइज भी आपको दे दूं। जी बी इंटरैक्टिव। सर अमेजिंग फैक्ट्स के पॉइंट पे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी केमिकल इंजीनियर है, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस। फूड इंजीनियरिंग करके गर्ल्स क्या कर सकती हैं? ऑफ कोर्स ये डिफरेंट फूड कंपनीज के अंदर जॉब कर सकती हैं। कशिफ आपके जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट पहले भी आपने क्वेश्चन पूछा है, इंशाल्लाह आपके इंडिविजुअल क्वेश्चंस को टुवर्ड्स एंड में आंसर करूंगा इन डिटेल, ओके। चलें ठीक है जी, हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को, कंटिन्यू करते हैं और टुवर्ड्स द एंड इंशाल्लाह मैं आप लोगों को खुद आप सब लोगों को भी टॉक करने का मौका भी दूंगा। सो जो बच्चे अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे उन बच्चों को मैं बोलने की फैसिलिटी भी दे दूंगा, वो अपने आप को खुद को अनम्यूट करके इवन अगर वो बाकी बच्चों के साथ अपने को थॉट शेयर करना चाहते हैं तो इसी प्लेटफॉर्म से, चूंकि हम सारे अभी इकट्ठे हैं, वो उनको मैं ये अपॉर्चुनिटी भी दे दूंगा, राइट, ताकि वो अपनी थॉट्स को अगर शेयर करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं वो कह लें, या इवन मेरे साथ टॉक करना चाहते हैं वन टू वन वीडियो के ऊपर, तो वो भी ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं, ओके। सो इसमें आप देखें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो हैं इज एम्प्लॉयड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो सबसे ज्यादा जो इंजीनियर्स हैं उनको नौकरियां कौन देता है? जो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, राइट, कुछ चीजें बनाती हैं, प्रोडक्ट्स बनाती हैं। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स एम्प्लॉयड बाय इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो डिफरेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, दे एक्चुअली रिक्रूट द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स। एंड थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स दैट्स एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट तीसरे नंबर पे हायरिंग करती है इंजीनियर्स को। और फोर्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर्स इज एम्प्लॉयड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चौथे नंबर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंजीनियर्स जाते हैं। सो आप कह रहे हैं जो इंजीनियर्स की सबसे ज्यादा खपत है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, सेकेंडली इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर है, जैसे मेरी एक फर्म है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो किसी भी दूसरी किसी एजेंसी को इंजीनियरिंग की कुछ सर्विसेज रिक्वायर्ड है तो मे बी सिविल की या मैकेनिकल की व्हाटसएवर वो प्रोवाइड कर देती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट भी रिक्रूट करती है और इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी रिक्रूटमेंट होती है इंजीनियर्स की। और जो मोस्ट ऑफ द रिचेस्ट पीपल हैं इन द वर्ल्ड वो भी इंजीनियर्स हैं, मोस्ट ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड वो भी इंजीनियर्स हैं। जेफ बेजोस कह लें, लैरी पेज कह लें, इवन इलॉन मस्क जो है वो खुद इवन टेस्ला का भी चीफ इंजीनियर है, स्पेसएक्स में भी चीफ इंजीनियर वो खुद है। उसने कन्वेंशनल इंजीनियरिंग को स्टडी तो नहीं किया हुआ, कन्वेंशनल फॉर्मल वे में स्टडी नहीं किया हुआ, लेकिन उसने वो सेल्फ टॉट इंजीनियर है, उसने खुद को एज इंजीनियर पढ़ाया है, right? This is all he's an incredible person definitely. उसने his IQ is 155, so quite an incredible person. Okay. So उसके बाद फिर many engineering scholarships are offered worldwide in many developed countries. So पूरी दुनिया में developed countries में काफी सारे इंजीनियरिंग के स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं, आप इवन अब्रॉड जाने का भी सोच सकते हो। इसके बाद इंजीनियरिंग जो है जैसे भी है अभी तक भी हम यही समझते हैं और ये है भी हकीकत कि जो इंजीनियरिंग है ये अभी भी मैन की फील्ड है, ठीक है। कुछ सिलेक्टिव फील्ड्स हैं, मैं अभी बता भी देता हूँ कौन सी है थोड़ी देर में, जो कि फीमेल के लिए बड़ी सूटेबल है, खास तौर पे जैसे उसके अंदर आर्किटेक्चर है, इंडस्ट्रियल एंड रीजनल प्लानिंग है, या खास तौर पे जो आईटी रिलेटेड डिफरेंट फील्ड्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खास तौर पे, या बीएस कंप्यूटर साइंस वगैरह। सो ये फीमेल्स की फील्ड्स हैं, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं वो मेन को सूटेबल है। जैसे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, आपने घर से बाहर रहना है, आपने फील्ड के ऊपर ही रहना है, 14 दिन बाद में अपने 14 दिन के लिए घर आना है, ऑफ कोर्स फीमेल्स को ये जॉब सूट नहीं करती उस तरह से। इस तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बहुत सारी दूसरी इंजीनियरिंग है जिसके अंदर फीमेल्स की ओवरऑल फीमेल्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेशंस, खास तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर, जो कि आई डोंट डिनाई कि जो पाकिस्तान की जो सोसाइटी है ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। इस सोसाइटी में खास तौर पे बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें फीमेल्स की सक्सीडिंग जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है,
राइट। सो फीमेल्स को अपनी सोशल लाइफ को देखते हुए ही डिसीजंस बनाने हैं। अच्छा, इसमें आपको एक टीम प्लेयर बनना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए, और आपका जो फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट है वो काफी मैटर करता है आपके करियर के ऊपर। सो आप फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट चूज करोगे इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में, बड़े ध्यान से चूज करना कि उस प्रोजेक्ट की बेस पे आपको जॉब मिलती है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने गुड फ्यू मंथ्स लगा लिए होते हैं, राइट। और पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग को पढ़ने के लिए बेस्ट कंट्री जो यूएसए है। अगर आपके पास मौका है, आपकी जेब इजाजत देती है और आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, या अगर आप कोई फिजिबिलिटी बना सकते हैं, यूएसए जाके जरूर पढ़ें, यही मैं कहूंगा आपसे। उसके अलावा आपको सोशल स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी अपने करियर में एक्सेप्शनली ग्रो करने के लिए। इंजीनियर जो उसने टीम के साथ काम करना है, ऑफ कोर्स अगर सोशली आप अच्छे नहीं हो तो आप अक्सर फ्रिक्शंस का शिकार होते हो फील्ड के अंदर जाके। ओके, अब टिप नंबर 5 क्या है? आपने अपने लिए सही इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट भी चूज करना है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया, आपने राइट इंजीनियरिंग कोर्स चूज करना है। अब वो डिग्री आपने कहाँ से लेनी है, और सो ये एक अलग डिस्कशन है। सो आपने किस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को चूज करना है और क्यों चूज करना है, इसके हवाले से भी हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें आप देखिए कि अगर आपने अपने लिए राइट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट चूज करना है, से आप कह रहे हैं कि मैंने कोई भी यूनिवर्सिटी है, ए बी सी डी, गवर्नमेंट सेक्टर की है या सेमी गवर्नमेंट है या टोटली प्राइवेट है, सो आप किन पैरामीटर्स पे उस यूनिवर्सिटी को परखेंगे? पहले मैंने आपको बताया था किसी कोर्स को आपने परखना है तो किन पैरामीटर्स पे परखना है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी को परखना है तो उनको किस तो यूनिवर्सिटी को किस किन पैरामीटर्स पे परखना है, इसके हवाले से पहले नंबर पे वो जो यूनिवर्सिटी है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए बाय एचईसी। सेकेंडली, पेक से जो आपका पर्टिकुलर कोर्स ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। जो हायर एजुकेशन कमीशन है उस वो उससे रिकॉग्नाइज्ड हो, और जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है उसके लिए उस कोर्स से रिकॉग्नाइज्ड हो। से बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का कोर्स तो वो करवा रही है, लेकिन वो पैक के साथ वो कोर्सेज रिकॉग्नाइज नहीं है, तो कल को फिर उन डिग्रीज को वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती। सो आप जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, जिस कोर्स में आप दाखिला लेने लगे हैं, देखेंगे वो पर्टिकुलर कोर्स उस यूनिवर्सिटी का पैक के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं है, पैक की वेबसाइट से इसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फिर हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी में, एग्जामिनेशन सिस्टम अच्छा हो, टीचर्स टू स्टूडेंट रेशियो जिसकी हाई हो आप उसको चूज करें, राइट, जिसमें टीचर ज्यादा हो और बच्चे कम हो। लाइब्रेरी जिसकी बहुत अच्छी हो, जिसकी लैब्स बहुत अच्छी हो, जिस यूनिवर्सिटी की लोकेशन अच्छी हो और जिसकी हॉस्टल अवेलेबिलिटी या फैसिलिटीज अच्छी हो, आप ऑफ कोर्स उन यूनिवर्सिटीज को चूज करेंगे। सो अगर फर्ज करें कि दो यूनिवर्सिटीज हैं, दोनों इक्वली गुड है, एक आपको हॉस्टल दे रही है और एक हॉस्टल नहीं दे रही है, अगर आपने किसी दूसरे शहर में जाकर पढ़ना है, अब ऑफ कोर्स जो खुद हॉस्टल दे रही है आप उसको चूज करें, क्योंकि अदरवाइज तो आप हॉस्टल के झंझट में पढ़ के बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर बैठेंगे। इसी तरीके से एक यूनिवर्सिटी है जिसके पास ओवरऑल बज़ाहिर एनवायरनमेंट तो बड़ा अच्छा है, पार्क्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनके पास लैब्स अच्छी नहीं है। उसके मुकाबले में कैसी यूनिवर्सिटी है जिसके पास मैकेनिकल की लैब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लैब वर्क बड़ा अच्छा कराते हैं, अब अच्छी लैब वाली यूनिवर्सिटी को चूज करेंगे एंड सो ऑन। सो इन सारे पैरामीटर्स पे परखते हुए आपने किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज करना है। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि जिस यूनिवर्सिटी को आप चूज कर रहे हो, क्या उसकी फी और दूसरे खर्चे आप बर्दाश्त कर लोगे। ये ना आप एक दफा जाके दाखिला ले लो, बाद में उसके अंदर पैसे देने के लिए आपके पास फीस ही ना हो, आप उल्टा फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो जाओ। और फाइनेंशियल एड और स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, और जो कैंपस की लाइफ है क्या आपके लिए वो सूटेबल है। जो कैंपस लाइफ है इसके लिए आप कैंपस पर विजिट करके भी देख सकते हो। को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज है वो कैसी हैं, और इसके अलावा जो है वो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। से अगर एक फील्ड है, एक ओवरऑल कह लें कि एक नस्ट है, से वहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके अंदर सीट्स ही अगर फर्स्ट करें गिनी चुनी सीट्स हैं, मे बी 50 70 80 सीट्स हैं, और उसके ऊपर कंटेस्टेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान से, वो एक बहुत बड़ी तादाद जो कम्पीट कर रही होती है। तो अगर आपके स्कोर इतने अच्छे नहीं है तो ऑफ कोर्स आप इसको भी आप देखोगे कि आप ट्रूली आप उस चीज को ऑप्शंस में रखो जहां पे आप ट्रूली कम्पीट भी कर सकते हो। और इसके अलावा फिर क्या आप कोई स्पेशल, अगर आप किसी जगह पे किसी स्पेशल सीट के लिए क्वालिफाई करते हो, ये चीज भी अंडर कंसिडरेशन रखो, जैसे स्पोर्ट्स बेस पे या इवन डिसेबिलिटी की बेस पे या इवन किसी कोटा की बेस पे, राइट, फाटा वगैरह के लिए डिफरेंट जगहों पे सीट्स होती हैं। सो अगर आप इन किसी स्पेशल सीट के लिए क्वालिफाई करते हो, इसके लिए भी होमवर्क अपना मुकम्मल करो और देखो कि कहाँ पे आपको स्पेशल सीट मिल सकती है, क्योंकि स्पेशल सीट का मतलब ये होता है कि आप अपने जो ओपन मेरिट से काफी कम मार्क्स के ऊपर भी आपको उन्हीं ओपन मेरिट वाले बच्चों के साथ एडमिशन मिल जाता है। सो ये सारी चीजें देखें, ये कंसीडर करने वाली है रिगार्डिंग द इंजीनियर। ओके, रिगार्डिंग चूजिंग एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, राइट। सो अब मैं आपको अगेन, जैसे मेरी हैबिट है, मैं हमेशा फ्रेमवर्क्स देता हूँ। अब जैसे मैंने आपको पहले फ्रेमवर्क दिया, आपने अपने लिए पर्सनैलिटी असेस कैसे करनी है, राइट। फिर मैंने आपको फ्रेमवर्क दिया कि आपने अपने लिए जो अपना पैशन डिस्कवर कैसे करना है। फिर मैंने आपको फ्रेमवर्क दिया आपने इंजीनियरिंग के लिए कोर्स किस तरह से डिस्कवर करना है खुद के लिए। फिर अब मैं आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूँ कि आपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कैसे चूज करनी है, स्टेप बाय स्टेप उसकी अप्रोच दे रहा हूँ।
सो आई ट्राई टू गिव फ्रेमवर्क्स टू द स्टूडेंट्स ताकि उन फ्रेमवर्क्स के अंदर रहते हुए स्टूडेंट्स खुद ही काम करके नतीजों तक पहुंचे, राइट। सो ये काम हमने खुद करें। मेरा जो रोल है यहाँ पे वो एक फैसिलिटेटर का है, एक गाइड का है। मैंने रास्ता दिखाना है, आपने जाना खुद है उस रास्ते में। सो ये रास्ता आपके सामने है जनाब। आप जिन यूनिवर्सिटी में आप बाहर लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप उन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बना लें और उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप इंटरनेट से स्टडी करें, गूगल में डालें, हर एक की वेबसाइट को विजिट करें, उनकी डिटेल्स के बारे में पढ़ें। फिर जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पहले पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट्स के साथ बात करें। फिर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स को शॉर्टलिस्ट करें जिनको आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर हो सके उन इंस्टीट्यूशंस को विजिट भी कर लें, राइट। सो जिनको आपने शॉर्टलिस्ट किया है उन इंस्टीट्यूशंस को खुद विजिट कर लें और विजिट करके फाइनल डिसीजन बनाएं। मैं ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला लेना है, go there and spend good day over there। सुबह से लेके शाम तक वहां पे डे स्पेंड करो, वहां की सारी फैसिलिटीज को देखो, हॉस्टल्स को देखो, लोगों से मिलो, वहां पे बैठ के कैंटीन से कुछ खाओ पियो, राइट। सो एक्सप्लोर करो, यू शुड हैव एन एक्सप्लोरेटरी नेचर, राइट। और फिर अपने फाइनल डिसीजन तक पहुंचो, वो बहुत बेहतर डिसीजन होगा बजाय कि आप यहाँ से ना किसी जगह पे सुन सुना के दाखिला लेके चले जाओ, आगे जाके यूनिवर्सिटी की हर चीज आपको खराब लग रही है, फिर आप अगले 4-5 साल जो वो ब्लेम करते हुए अपने जो गाइड करने वाले उनको भी, खुद को भी और अपने पेरेंट्स को भी और यूनिवर्सिटी को भी गुजारो। सो यू डोंट हैव चांस टू कंप्लेन, राइट। देखिए अगर आप ब्लेम करोगे या कंप्लेन करोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है बाद में, ठीक है। सो अभी से आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो, ये आपकी गाड़ी है, राइट। ये करियर आपका करियर है। सो यू शुड बी होल्डिंग द स्टीयरिंग ऑफ योर करियर इन योर हैंड्स, राइट। और किसी और को ये करियर, ये स्टीयरिंग होल्ड करने नहीं दो। आप बाकियों की एडवाइस लो, सुनो, समझो, रिसर्च करो, तहकीक करो, लेकिन मेक डिसीजंस ऑन योर ओन, बिकॉज वंस यू मेक योर ओन डिसीजंस, नेचुरली आप अपने डिसीजंस की फिर रिस्पांसिबिलिटी भी लेते हो। या डिसीजन मैंने बनाया है तो मैं इसका जिम्मेदार हूं, तो फिर आप उन डिसीजंस को अपने अमल से सही साबित भी करते हो। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के डिसीजन को मान लेते हो, आप हाफ हार्टेडली काम करते हो, डिसीजन सही भी हो, आपने काम ही ऐसा करना, वो डिसीजन गलत साबित हो जाएगा, फिर आपने सारी जिंदगी ब्लेम करना, भाई तुमने मेरे से ये फैसला करा दिया। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच, राइट। होप कि आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अंडरस्टैंड कर गए हो और इसके साथ एग्री भी करते हो। फिर आपने क्या करना है, आपने उन यूनिवर्सिटीज की एडमिशन ओपनिंग के अनाउंसमेंट का वेट करना है, एंड टेस्ट के लिए आपने फॉर्म सबमिट करना है, आपको कार्ड मिल जाएगा। फिर आपने एंट्री टेस्ट देना है और रिजल्ट के लिए इंतजार करना है। फिर आपने दोबारा फॉर्म कलेक्ट करने और सबमिट कराने हैं एडमिशन लेने के लिए, और मेरिट लिस्ट का वेट करना है। फिर जब मेरिट लिस्ट लगेगी आपने अपनी फीस जमा करा देनी है और पढ़ना स्टार्ट करना है, राइट। सो ये है, देखिए सबसे पहले आपने कोर्स चूज कर लिया, उस कोर्स के लिए आपने 3-4 यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट कर लिया, शॉर्टलिस्ट करके सबको विजिट करके आपने डिसीजन बना लिया, या मेरी पहली चॉइस इस कोर्स के लिए ये वाली यूनिवर्सिटी है, दूसरी चॉइस ये है, तीसरी चॉइस ये है। सब जगहों पे अप्लाई कर दो, सबके टेस्ट दो, फिर जब टेस्टों के रिजल्ट आते जाएंगे यू वुड बी हैविंग ऑप्शन, उस वक्त ऑप्शन को कंपेयर करके अल्टीमेटली जहां पे आपको लगे जाकर फाइनल एडमिशन लेके पढ़ना स्टार्ट करो, राइट। इसके अंदर जो एक अहम तरीन मरहला आता है ऑफ कोर्स, वो आपका एंट्री टेस्ट का आता है। अप्लाई करने का तो ऑफ कोर्स आता ही आता है, उसके बाद फिर एंट्री टेस्ट देना और उसके लिए अपना मेरिट बनाना, ऑफ कोर्स ये कंसर्न जरूर होते हैं, इसको अपने खुद से चेंज भी करना। ओके, सो नेक्स्ट जो टिप है, अब जो रिमेनिंग टिप्स हैं ये कम टाइम लेंगी, लेकिन ऑफ कोर्स ये हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, ये जनरल टिप्स हैं जो कि नॉट ओनली फॉर इंजीनियरिंग बट फॉर ओवरऑल एज अ पर्सन लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये ओवरऑल टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये पर्टिकुलर इंजीनियरिंग को लेकर नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर कोई भी ऐसे वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं जो आमतौर पर इंसानों को सक्सेसफुल बनाते हैं, वो इंजीनियर्स को भी सक्सेसफुल बनाएंगे, राइट। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। हर सिचुएशन में लर्न टू स्टिक टू दिस प्रिंसिपल। जैसे अभी पेपर, कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर हो जाने हैं 26 जून से स्टार्ट हो जाने हैं, एनसीओसी कह रही है नहीं जी पेपर 29 जुलाई से स्टार्ट होने हैं। इसके लिए रूल ऑफ थंब क्या है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी कि 26 जून को जेल में रख के तैयारी शुरू करो, आपको नुकसान नहीं होगा, जो मर्जी हो जाए इस चीज का आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप 26 जून को जेल में रख के तैयारी शुरू कर दोगे आपको नुकसान नहीं हो सकता इस चीज का। सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद रखो, अगर लेट हो गए तो भाई और ज्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। टिप नंबर 7 है बी द थिंकर एंड द डूअर एट द सेम टाइम। बहुत सारे लोग सोच विचार बहुत करते हैं, ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं, करते कुछ नहीं। बहुत सारे लोग बगैर सोचे जाके करना शुरू कर देते हैं। यू हैव टू बी द थिंकर एंड द डूअर एट द सेम टाइम। आपने दोनों चीजों को पैरेलल चलाना है। उसके बाद फिर टिप नंबर 8 क्या है, यू हैव टू हैव एनर्जी, राइट। बी एनर्जेटिक। जब मैं देखता हूँ यंग इंडिविजुअल्स हैं, 17-18 साल एज है, और उनका उठना बैठना है और उनका बात करना है वो 80 साल बाबों के जैसा है, इट डजंट मेक सेंस टू मी, right? So you have to have energy in yourself.
और अपने आप को एनर्जी से भरपूर रखो। आपकी आंखों के अंदर वो शाइन नजर आनी चाहिए, राइट? जो शाइनिंग बच्चा है, लुक से पता हाँ यार ये बच्चा शाइन करने वाला है, राइट? सो यू शुड बी ब्रिलियंट, यू शुड बी ब्राइट एज वेल। फिर आपने हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप कह लें कि ये कुंजी है सक्सेस की। अगर आप कह लें कोई चीज ऐसी है जो दुनिया के अंदर जो लक को भी बीट कर सकती है, वो हार्ड वर्क है। और ये देखें कि ये एक कोट मैंने दी है एक बच्ची की बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर के साथ, द मोस्ट ब्यूटीफुल काइंड ऑफ स्माइल इज द वन दैट स्ट्रगल्स थ्रू द टीयर्स। देखिए रोते रोते जब एक बंदा हंसता है तो उस मुस्कुराहट के अंदर जो खूबसूरती होती है वो नॉर्मल मुस्कुराहट के अंदर या लाफ्टर के अंदर भी नहीं होती, राइट? सो मैं पॉइंट ये जनरेट करना चाहता हूँ कि इसी तरीके से जब आप हार्ड वर्क के थ्रू कुछ जब आप निकालते हो ना, अपने लिए कुछ सक्सेस लेते हो ना, उसकी अपनी ही एक ब्यूटी होती है, राइट? तो हार्ड वर्क अपना शेवा बना लो, ठीक है? जैसे मोहम्मद अली, जो कि आप कह लें कि द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल द टाइम्स थे, मोहम्मद अली क्ले, जिनको बहुत ही ऑनर के साथ सारे मज़ाहिब में देखा जाता है, स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत ही बड़े ऑनर के साथ उनको देखा जाता है, मोहम्मद अली क्ले को। तो उनसे किसी ने पूछा था कि हाउ मेनी पुशअप्स यू डू एवरी डे? तो मोहम्मद अली ने जवाब दिया, आई डोंट काउंट। फिर उन्होंने ऐड किया, आई स्टार्ट काउंटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स हर्टिंग, कि मैं पुशअप्स की गिनती तब शुरू करता हूं जब मुझे तकलीफ शुरू हो जाती है, बिकॉज दैट्स व्हेन इट रियली काउंट्स। आम लोग भी 50 पुशअप्स लगाते हैं, तो मैंने 50 अगर लगा लिए हैं तो वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, वो तो मैं उनके साथ पैरेलल हो गया। अब 50 के बाद जब बाकियों की बस हो गई है, उसके बाद जो पुशअप्स मैंने लगाई हैं, दे आर गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस। कहता है कि आई स्टार्ट काउंटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स हर्टिंग बिकॉज दैट्स व्हेन इट रियली काउंट्स, क्योंकि वही वो पॉइंट है जहां पे वाकई वो चीज काउंट भी करेगी, राइट? फिर टिप नंबर 10 है, यू हैव टू प्लान वेरी वाइजली। अपने आप को एक इंतहाई समझदार और अक्लमंद इंसान कंसीडर भी करें और बड़े अक्लमंदी के साथ प्लानिंग भी करें। आपको जितने मर्जी मुश्किल हालात मिले, 11वीं टिप मेरी ये है कि आपने कभी भी हालात से नहीं हारना, आपने हमेशा आगे बढ़ना है। एंड यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन थिंग्स यू कैन डू। सो आप बजाय कि आप ऑल द टाइम देखते रहे यार गवर्नमेंट ऐसी होती, गवर्नमेंट हमें लोन दे देती, गवर्नमेंट ऐसे इदारे बना देती, गवर्नमेंट इस जेल की जगह पे यूनिवर्सिटी बना देती, मैं यहीं पे पढ़ लेता। सो इस तरह की चीजों के बारे में सोच के जस्ट आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं। सो आप उन चीजों में फोकस करें जो कि आप कर सकते हैं, राइट? और अपना टाइम आपका बहुत कीमती है, आप भरपूर तरीके से टाइम को गुजारें। जब पढ़ें तो जम के पढ़ें, जब खेलें तो जम के खेलें, एंजॉय करें तो जम के एंजॉय करें, फैमिली को टाइम देना तो अच्छे से टाइम दें। सो मेंटेन अ गुड बैलेंस ऑफ योर लाइफ। और इसके अलावा जो है मेंटेन सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मैनेज टू लाफ अवे द वरीज ऑफ लाइफ। अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भी मेंटेन करें। और जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, ये जिंदगी का पार्ट है, लेकिन कुछ लोग मुश्किलात के सामने रोते रोते रहते हैं, कुछ लोग बड़ी ब्रेवली उनको फेस करते हैं और मुस्कुराते हुए उनको बियर करते हैं। सो वक्त अच्छा हो या बुरा हो, इसकी अच्छी बात ये होती है कि गुजर ही जाता है, राइट? सो यू हैव टू मेंटेन सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मैनेज टू laugh away the worries of life, and then you have to believe in God and your abilities and your effort as well। आपका अल्लाह पे भी भरोसा होना चाहिए और खुद के ऊपर भी आपका अपनी जात के ऊपर भी एतमाद होना चाहिए कि यार मैं अगर एफर्ट करूंगा तो इंशाल्लाह मैं अपने लिए रास्ता बना लूंगा। और उसके बाद फिर 16वीं टिप जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट टिप है, वो भी मैं आपको देना चाहूंगा। ये भी आप टिप ले लें, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि आप एंट्री टेस्ट की तैयारी करिए। फर्स्ट के लिए आप कहते हैं आपने प्यास, फास्ट, यूईटी, नस्ट और जीके इन सारी यूनिवर्सिटीज में और इवन और भी कई यूनिवर्सिटीज के अंदर आपने अप्लाई करना है। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। अब लॉकडाउन लोगों हो गया, ट्रेडिशनल एकेडमी के अंदर चले जाते हैं। अब ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करके बच्चे अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। मैक्सिमम टाइम आने जाने में, ट्रैवलिंग में, वहां पे टीचर्स के वेट में, भागम भाग में, दूसरे स्टूडेंट्स की डिस्कशंस को सुनते सुनते, राइट? सो कितने सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं और कितने सारे टाइम वेस्टर्स हैं जो सिर्फ एकेडमी ज्वाइन करने के साथ आपके साथ आके हो जाते हैं। आप पूरा जोर भी लगा लें, अगर आप एकेडमी साथ पढ़ रहे हैं, पूरे दिन में आप 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो सिर्फ, बाकी सारा टाइम आपका भागम भाग में गुजरता है। तो कन्वेंशनल एकेडमी को ज्वाइन ना करें एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, बल्कि आप topgrade.tk को ज्वाइन करें। topgrade.tk को ज्वाइन करके आप समझ लें कि पूरी एकेडमी आपके घर पे आपको मिल गई है। अब जैसे मर्जी जितनी देर मर्जी उसके रिसोर्सेज को यूज करें और डे इन डे आउट, बल्कि हर घंटे में अपनी प्रिपरेशन को आप बेहतर से बेहतर बना रहे होते हैं, यूटिलाइजिंग द topgrade.tk, एन इनक्रेडिबल स्टडी टूल। उसके अंदर फिर ये एंट्री टेस्ट की जो इंपॉर्टेंस है आपके करियर के लिए, ये भी देख लें। यूटी अगर लाहौर में आपने दाखिला लेना है तो 30% वेटेज है, पिशावर के लिए 40% वेटेज है ईटा की, एनईडी कराची या मेहरान यूटी के लिए 50% वेटेज है,
एंट्री टेस्ट की। जीके के लिए 85%, प्यास के लिए 60%, फास्ट के लिए 70%, आईएसटी के लिए 40% और इवन नस्ट इंजीनियरिंग के लिए 75% जो वेटेज है वो एंट्री टेस्ट की है। सो अब ये कह लें कि एंट्री टेस्ट एक ऐसा इम्तिहान है जो किस्मत बदल सकता है। आपके नंबर थोड़े भी हैं, आप एंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर जाएं, आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं। अभी तो वैसे ही आपके पास चांस है, एफएससी के पेपर्स आप लोगों ने भी देने हैं। स्टिल ये एंट्री टेस्ट में अगर आप स्कोर कर जाएंगे, आपका एडमिशन अच्छी जगह पे हो जाएगा। अब एफएससी की पार्ट 2 के एग्जाम्स कब स्टार्ट होने हैं? कुछ के अकॉर्डिंगली 26 जून को, कुछ के अकॉर्डिंगली 29 ऑफ जुलाई को। दोनों ही सिचुएशंस पॉसिबल हैं। अभी इंशाल्लाह आने वाले वीक में ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अभी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ इसके हवाले से आ रही है। बहरहाल जैसी भी सिचुएशन हो, अगर फर्ज करें कि आपका एफएससी के पेपर लेट है तो भी, और एफएससी के पेपर अगर जल्दी है तो भी, आप अभी से टॉप ग्रेड को ज्वाइन करें और बस आपने एक ही काम करना है, और उस एक काम के करने से इंशाल्लाह आप अपनी सक्सेस के चांसेस को कई गुना बढ़ा लेंगे। वो काम क्या है कि जो भी कंटेंट आपने एफएससी के लिए पढ़ना है, बस उस कंटेंट के एमसीक्यूज और कम से कम जो एक्चुअल रियल पास क्वेश्चंस हैं वो आप टॉप ग्रेड से अटेम्प्ट कर लें। रियल पास क्वेश्चंस आप टॉप ग्रेड से अटेम्प्ट कर लें, इंशाल्लाह आप कामयाबी आपका मुकद्दर होगा। सो टॉप ग्रेड को क्यों ज्वाइन करें? एक तो आपको जो ट्रेडिशनल एकेडमी है उसको ज्वाइन करने की नीड टॉप ग्रेड खत्म करती है। सेकेंडली 1/4 कॉस्ट पे 4 गुना या इससे भी ज्यादा अगर बेहतर तैयारी है, आप किसी भी टॉपिक का किसी भी टाइम पे लेक्चर सुन सकते हो 24/7, किसी भी टॉपिक की कभी भी स्लाइड्स दे सकते हो फास्ट रिवीजन के लिए। अनलिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट आप दे सकते हो, जिस तरह आप चाहो आप टेस्ट दे सकते हो। आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, दोनों बुक्स को कंबाइन करके फुल लेंथ पेपर, पास पेपर, जो पहले आपके इनकरेक्ट हुए उनके पेपर। सो कोई भी सिस्टम आज तक पाकिस्तान में ऐसा नहीं बना जो कि इतने सारे वेज में आपकी उस लम्हे की नीड के मुताबिक आपसे टेस्ट ले ले। टॉप ग्रेड एक ऐसा टूल है, आपकी आपकी एग्जैक्ट नीड के मुताबिक आपसे ये टूल जो है टेस्ट ले लेता है। सो आई वुड से कि ये जो अनलिमिटेड टेस्ट आप टॉप ग्रेड से दे सकते हो, इसमें क्वेश्चंस भी हैं और उनके साथ उसकी एक्सप्लेनेशंस भी हैं। आप फ्री ट्रायल लेके जाके क्वेश्चन बैंक के मॉड्यूल को एक्सप्लोर करो, यू वुड नो सो मच अबाउट इट। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स आप दे सकते हो। आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस चार्ट्स आपके नजर आ रहे होते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में पीछे जा रहे हो, किस चैप्टर टॉपिक में पीछे जा रहे हो। इसके अलावा फिर आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ऐड कर लेते हैं, जहाँ पे डेली बेस पे टीचर्स आपके लाइव डाउट्स को क्लियर कर रहे होते हैं कि जो भी आपको डाउट आता है आप उसके अंदर पिक्चर या वीडियो या ऑडियो या इवन टेक्स्ट मैसेज भेजते हो, टीचर उसका रिस्पॉन्ड कर देता है। इसके अलावा स्टडी स्केड्यूल आपको अवेलेबल होता है। अभी फाइनल स्टडी स्केड्यूल जो है, इवन जैसे ही एग्जाम की डेट्स फाइनल अनाउंस होंगी, इवन बाकी सारी यूनिवर्सिटीज की भी, प्यास, फास्ट, यूनिवर्सिटी वगैरह की, फिर हम इन सारी चीजों को देख के एक अच्छा सा स्केड्यूल बनाएंगे। उस स्केड्यूल को यूज करके इंशाल्लाह आप सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर मैक्सिमम स्कोर के लिए फाइट कर सकेंगे। और इसके अलावा गाइडेंस वेबिनार्स भी होते रहते हैं, जैसे अभी आज मैंने वेबिनार लिया, मैंने करियर के बारे में गाइड किया, कीप ऑन गाइडिंग स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट वेज। उसके बाद फिर ओवरऑल स्ट्रेटजी जो है एंट्रेंस की तैयारी की टॉप ग्रेड की क्या है? एफएससी के पेपरों से पहले पेपर जल्दी है या देर से, आपने क्या करना है, जो भी आपने एफएससी के लिए पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को लेके या कंप्यूटर को लेके, आपने उस चीज को टॉप ग्रेड से भी उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना। और एफएससी के पेपर जैसे खत्म होंगे, फिर हम आपको एग्जैक्ट स्टडी स्केड्यूल देंगे। उस स्टडी स्केड्यूल को यूज करते हुए आप इम्तिहान तक बड़ी तसल्ली से सारी यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी कर पाएंगे, और वो भी बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर, बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर, राइट, ऑलमोस्ट फ्री। यू कहें कि आप टॉप ग्रेड को ज्वाइन करें और हमारी मेथोडोलॉजी को फॉलो करें। आप अपना बहुत सारा टाइम बचाएंगे, बहुत सारा पैसा बचाएंगे, एफर्ट बचाएंगे, बहुत बेहतर आप तैयारी करेंगे और अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह एडमिशन भी ले लेंगे।